नमस्कार दोस्तों। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पंचायती राज व्यवस्था। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये आरएस के प्री के सिलेबस में भी है और मेंस के सिलेबस में भी है। इस पर्पस से हम इसको पढ़ेंगे, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्पस से। इसमें बहुत सारे बिंदु हैं जिनको हम टच करेंगे पंचायती राज व्यवस्था में। जिसमें सबसे पहला हमारा इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है, पंचायती राज व्यवस्था किसे कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है, इसके फीचर्स क्या क्या हैं। फिर देखेंगे इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि पंचायती राज व्यवस्था को प्रमोट क्यों किया गया। और चूँकि आप सबको पता है कि पंचायती राज व्यवस्था हमारे प्राचीन समय से है, और उसके बाद जब हमारा संविधान बनाया गया तो संविधान बनाने के बाद में इसको बीपीएसपी में शामिल किया गया। और उसके बाद हम एक मेजर पोर्शन पढ़ेंगे 73rd अमेंडमेंट, जो कि पंचायती राज व्यवस्था के लिए एक लैंडमार्क था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम देखेंगे पंचायती राज का विकास हो किस तरीके से हुआ, विभिन्न समितियों का गठन किया गया था, इसका डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ, इसका एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है। ये हमने देख पढ़ चुके हैं कई बार। हालांकि हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है वो कि प्राचीन समय में सभा समिति विधत हुआ करती थी, वो एक तरह से पंचायती राज का रिप्रेजेंटेशन थी, या वो पंचायती राज को प्रदर्शित करती थी व्यवस्था को, उस समय के पंचायती राज व्यवस्था को। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। स्वतंत्रता के बाद में किस तरीके से पंचायती राज व्यवस्था का विकास हुआ, किस तरीके से बलवंत राय मेहता कमेटी गठन किया गया। उसके बाद में अशोक मेहता कमेटी है, अशोक मेहता के बाद आपका GV राव कमेटी है। इससे बहुत सारी समितियां हम पढ़ेंगे। LM सिंघवी कमेटी है। फिर उसके बाद में 73rd अमेंडमेंट है, 73वां संविधान संशोधन है। इसको मेजरली इस पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे इस 73rd अमेंडमेंट के बाद में जब पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया, जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल बेस प्रदान किया गया, संवैधानिक आधार प्रदान किया गया, किस तरीके से पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में स्थान दिया गया। हालांकि उससे पहले पंचायती राज व्यवस्था हमारे संविधान में मौजूद थी। आर्टिकल 40 में हमारे DPSP जो है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, उसमें हम हमारे आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत की स्थापना प्रावधान किया गया था। चूँकि हमें सबको पता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो मैंडेटरी नहीं है, वो आइडियलिस्टिक हैं, वो आदर्शवादी हैं। तो राज्य सरकारें चाहे तो पंचायती राज का गठन करें, वो चाहे नहीं चाहे तो वो गठन नहीं भी करें। इसको देखते हुए इसके बाद में 73rd अमेंडमेंट लाया गया। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था वर्तमान में कहाँ है। कि जब हमने 73rd अमेंडमेंट किया, और 73rd अमेंडमेंट चूँकि 92-3 गए, उसके बाद लगभग 27 से 28 साल बाद अगर आज हम पंचायती राज व्यवस्था का इवेल्युएशन करें, अगर इसका मूल्यांकन करें, तो वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था को हम कहाँ पर देखते हैं, ये संस्थाएं कितनी सफल हुई हैं, कितनी असफल हुई है, और इसको और अधिक सशक्त बनाने के लिए हम कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं, या सरकारें कौन कौन से प्रयास कर रही हैं, इनका भी अध्ययन हम हमारे इस टॉपिक में करेंगे। ये तीनों बिंदु भी हम देखेंगे, और ये तीनों बिंदु मेंस पर्पस से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन सा बिंदु, इसकी कमियां क्या है, इसको और अधिक एम्पावर्ड कैसे किया जाए इस इंस्टीट्यूशन को, इस सिस्टम को, और लास्ट में देखेंगे कि कौन कौन से स्टेट है या हमारा जो केंद्र सरकार है, भारत सरकार है, वो कौन कौन से प्रयास कर रही है इसको पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के लिए। तो हम सबसे पहले हम देखेंगे इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसको पढ़ाते हुए। बहुत ही शानदार इनोवेशन है स्मार्ट बोर्ड। तो इसी पर हम अब अगला बिंदु स्टार्ट करते हैं। तो वो हमारा अगला बिंदु है सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पंचायती राज व्यवस्था है इसका मीनिंग क्या है, या पंचायती राज क्या है। पंचायती राज बेसिकली ये है कि स्थानीय लोग अपनी सरकार को जब स्वयं चुनते हैं तो वो एक तरह से पंचायती राज है, वो एक तरह से पंचायती राज व्यवस्था है, वो एक तरह से इसको स्थानीय सरकार भी कहते हैं। वो एक तरह से, चूँकि मैं इतना इनोवेटिव नहीं हूँ, आर्ट्स के लोग इतने इनोवेटिव होते भी नहीं है, तो धीरे धीरे इस पर हम सीखेंगे। तो जो स्थानीय सरकार है वो है नगर या गाँव के लोगों द्वारा अपने क्षेत्र की सरकार को स्वयं चुनना, जो कि हम पंचायती राज व्यवस्था के अंदर देखते हैं कि हमारे सरपंच हो, चाहे हमारे प्रधान हो, चाहे जिला प्रमुख हो,
जो कि पंचायती राज के 3 आधार स्तंभ है, त्रिस्तरीय व्यवस्था है, उनके चाहे अध्यक्ष हो, चाहे वो इनडायरेक्टली चुने जा रहे हो, चाहे उनके सदस्य हो, चाहे पंचायत समिति सदस्य हो, चाहे हमारा ग्राम पंचायत सदस्य हो जिसको हम वार्ड पंच कहते हैं, चाहे हमारा जिला परिषद सदस्य हो, ये सभी लोकल लोगों द्वारा, स्थानीय लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। इसी को ही हम स्थानीय सरकार कहते हैं। अब इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है? इसकी पहली विशेषता है कि स्थानीय इकाई होती थी। ये हमें सबको पता है कि जो पंचायती राज है वो स्थानीय इकाई है, चूंकि स्थानीय लोगों द्वारा चुनी जाती है, इसलिए इसको लोकल यूनिट भी कहा जाता है। पंचायती राज के इसका दोहरा स्वरूप है, इसका डुअल नेचर है। ये एक तरफ पंचायत की बात करती है और दूसरी तरफ ये नगरीय निकायों की बात भी करती है। तो इसलिए इसका दोहरा स्वरूप है कि ये पंचायतों की बात करता है और दूसरी तरफ ये नगरीय निकायों की बात भी करता है। उसके बाद में पंचायती राज व्यवस्था में जो सरकार चुनी जाती है, उसको चुनने वाले जो लोग हैं वो कौन होते हैं? वो स्थानीय लोग होते हैं। पर कौन से लोग चुनेंगे? जो कि वयस्क हों, अर्थात 18 साल से ऊपर के व्यक्ति जिनका निर्वाचक नामावली में या जो इलेक्टोरल रोल है उसमें वो रजिस्टर्ड है, उनका नाम है, वे सभी लोग वोट करते हैं और उनके वोट के बाद इस स्थानीय सरकार को चुना जाता है। तो इसकी अगली विशेषता ये है कि इसमें वयस्क मताधिकार का प्रयोग होता है। उसके बाद इसकी अगली विशेषता है कि जो स्थानीय सरकार है, लोकल गवर्नमेंट है, वो राज्य सूची का विषय है। ये आप सबको पता है कि 3 सब्जेक्ट हैं, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और तीसरी आपकी कंकरेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची है। तो इन सूचियों में जो स्थानीय सरकार है, लोकल गवर्नमेंट है, वो स्टेट लिस्ट का एक सब्जेक्ट है, राज्य सूची का एक विषय है। यह आप सबको पता है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है या जो ये लोकल गवर्नमेंट है, इसके ऊपर पूरा कंट्रोल है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है, पूरा का पूरा कंट्रोल है वो राज्य सरकार का होता है। राज्य सरकार के अंदर एक पंचायती राज मंत्री होता है, उसके अंतर्गत ही पूरा पूरा विभाग कार्य करता है, पूरा पूरा डिपार्टमेंट कार्य करता है। उसके बाद इसकी अगली विशेषता है, भारत में अगर हम देखें तो पंचायती राज व्यवस्था की विशेषता है कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेस प्रदान किया गया है। यह आप सबको पता है कि सबसे पहले आर्टिकल 40 में, अनुच्छेद 40 के अंदर ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया। यह आप सबको पता है ग्राम पंचायत गठन का प्रावधान किया गया क्योंकि ये नीति निर्देशक तत्व का पार्ट था ये अनुच्छेद, यह आर्टिकल। इसलिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार इसको लेकर कभी गंभीर नहीं हुई, कभी सीरियस नहीं हुई। इसको देखते हुए संविधान लागू होने के बाद 92-93 के अंदर भारत सरकार को एक अमेंडमेंट लाना पड़ा जिसको बोलते हैं 73rd अमेंडमेंट। इसको बोलते हैं 73वां संविधान संशोधन। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल बेस प्रदान किया गया। स्थानीय सरकारों को संवैधानिक आधार है वो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा आधार प्रदान किया गया। आज हम यहाँ पर केवल पंचायती राज की बात करेंगे। जो नगरीय निकाय है, जो अर्बन लोकल बॉडीज है, उस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और अगले वीडियो में भी चर्चा करेंगे कि राजस्थान में पंचायती राज कहाँ पर है, कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए, वो सारे हम इससे अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर हम ओवरऑल देख रहे हैं। उसके बाद तो इस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं, ये एक लोकल यूनिट होती है, इसका दोहरा स्वरूप है, एक तरफ पंचायतें होती हैं, दूसरी तरफ नगरीय निकाय होती हैं। ये जो पंचायती राज है इसमें जो मताधिकार है वो वयस्क मताधिकार किया जाता है। इसका मतलब जो वयस्क लोग हैं देश के अंदर रहने वाले, वे सभी लोग स्थानीय सरकार को चुनते हैं। ये स्टेट सब्जेक्ट का एक स्टेट लिस्ट का एक सब्जेक्ट है, इस पर पूरा पूरा कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट का होता है। ये 73rd अमेंडमेंट के बाद ही प्रावधान किया गया था। और जो पंचायती राज व्यवस्था है, जो पंचायती राज सिस्टम है, इसको 73rd अमेंडमेंट के बाद इसको संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। और भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 में, आपको हम आगे डिस्कस करेंगे कि 243 आर्टिकल के बाद एक नया संविधान में एक नया पार्ट जोड़ा गया, एक भाग जोड़ा गया जिसका नाम था पंचायत। ये भाग 9 था। और इसी के बाद भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया, 11th शेड्यूल का प्रावधान किया गया। और पंचायती राज जो व्यवस्था है
इसका मुख्यतः प्रावधान है वो 243 से 243 ओ तक है। ये आप ध्यान रखें, ये सारे के सारे प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन है, प्रीलिम्स में आने वाले क्वेश्चन है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है इसका प्रावधान 243 से 243 ओ तक किया गया है। 243 ओ के बाद अर्बन लोकल बॉडीज की बात की गई, वो भी हम इससे अगले वीडियो में देखेंगे। तो बेसिकली इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेस जब प्रदान किया गया तो इसको स्थान है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 में दिया गया। संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया जिस भाग 9 है जिसका नाम था पंचायत, और इसमें 11 शेड्यूल का प्रावधान भी किया गया, एक 11वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया जिसमें 29 विषय थे, जिसमें 29 सब्जेक्ट थे। वो बेसिकली 29 सब्जेक्ट है, वो 29 एक तरह से फंक्शन है, कार्य है। ये लोकल गवर्नमेंट है उसकी विशेषताएं हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इस लोकल गवर्नमेंट का, ये इस पंचायती राज व्यवस्था है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, इसको क्यों विकसित किया गया, इसको संविधान में क्यों स्थान दिया गया, या पंचायती राज व्यवस्था का अस्तित्व क्यों है, इसकी सस्टेनेबिलिटी क्यों है, इस पर डिस्कस करने के लिए हमें पढ़ने पड़ेगा। इसके महत्व देखने पड़ेंगे, इंपोर्टेंस देखने पड़ेंगे। सबसे पहला इंपोर्टेंस है कि इसमें जनता की अधिकतम भागीदारी होती है। जनता की भागीदारी ऑब्वियसली होती है, जनता के द्वारा ही अपनी स्थानीय सरकार को चुना जाता है। वो स्थानीय सरकार उस लोकल जो पीपल है, जो स्थानीय लोग हैं, उनके लिए स्थानीय सरकार है, लोकल गवर्नमेंट है, वो काम करती है। दूसरा है कि अगर हमें योजनाओं का क्रियान्वयन करना है, भैया भाग रहा है बार बार ये, तो दूसरा इसका ये है कि अगर हमें योजनाओं का क्रियान्वयन करना है सही ढंग से, तो हमें स्थानीय सरकार को या पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करना पड़ेगा। अगर हमारी पंचायती राज व्यवस्था सुदृढ़ है, हमारी स्थानीय सरकार सुदृढ़ है, तो हम ग्रास रूट लेवल के ऊपर हमारी योजनाओं को सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा इसका योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंध है ही, उसके अलावा अगर हमें किन्हीं योजनाओं के लिए हमारा जो लक्ष्य समूह है, हमारा जो टारगेटेड ग्रुप है, अगर हमें उनको चिन्हित करना है, अगर उनको आइडेंटिफाई करना है, तो उनका आइडेंटिफिकेशन का काम भी इस लोकल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। आप देखना बहुत सारी योजनाएं चल रही है, इन योजनाओं के पात्र कौन होंगे इसका निर्धारण हमारी स्थानीय इकाई है, मूल इकाई ग्राम पंचायत, उसके द्वारा किया जाता है। तो ये इसका दूसरा महत्व ये है कि हमें चाहे भारत सरकार की स्कीम हो, भारत सरकार की मनरेगा स्कीम हो, या राज्य सरकार की कोई भी किसी प्रकार की स्कीम हो, अगर इनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन अगर इंश्योर करना है, अगर इसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है, तो हमें लोकल गवर्नमेंट है इसको एम्पावर करना पड़ेगा, लोकल गवर्नमेंट है इसको प्रमोट करना पड़ेगा। तो इसका दूसरा महत्व यही है कि हमारी जो स्कीम्स है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम हो, इन सभी के प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए या इन सभी के प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन में लोकल गवर्नमेंट की बड़ी भूमिका होती है। तीसरा है, अगर केंद्र और राज्य सरकार अपने कुछ कार्य अगर ट्रांसफर कर देते हैं, किसको ट्रांसफर करेंगे, अगर लोकल गवर्नमेंट करते हैं। जैसे हमने देखा कि 73rd अमेंडमेंट के बाद में जो राज्य सरकार है उसने अपना वर्कलोड कम किया। किस तरीके से किया कि उन्होंने अपना कुछ काम और ट्रांसफर कर दिया, इसको ट्रांसफर किया, उन्होंने कुछ काम और ट्रांसफर कर दिया लोकल गवर्नमेंट को, हमारी पंचायती राज संस्थाओं को ट्रांसफर कर दिया। तो इससे कहीं ना कहीं जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उसका जो वर्कलोड है वो कम हुआ है। तो इसका तीसरा इंपोर्टेंस ये कहीं ना कहीं सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है उसके वर्कलोड कम करता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की मनरेगा स्कीम है तो मनरेगा स्कीम एक सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है, और इस स्कीम का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन अभी वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा किया जा रहा है या पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा किया जा रहा है। तो एक तरह से कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के जो वर्कलोड है उसको लोकल गवर्नमेंट कम करती है। उसके बाद में जो लोकल प्रॉब्लम्स है, इन लोकल प्रॉब्लम्स को स्टेट गवर्नमेंट की बजाय, राज्य सरकार की बजाय, इन लोकल प्रॉब्लम को लोकल गवर्नमेंट है वो सही तरीके से समझती है। स्थानीय समस्याओं को सही तरीके से स्थानीय सरकार समझेगी और उनका त्वरित समाधान है, क्विक रिजोल्यूशन है, क्विक उनका सोल्यूशन है, वो इन स्थानीय निकाय के द्वारा ही किया जा सकता है प्रभावी रूप से। उसके अलावा इसका एक इम्पोर्टेंस ये भी है कि हमारी जो लोकल सिविलाइजेशन है, लोकल एनवायरनमेंट है, या हमारे जो लोकल कल्चर है, इसको हमें अगर प्रोटेक्ट करना है, अगर हमें इसको प्रमोट करना है, तो इसमें जो इफेक्टिव रोल होगा वो इस लोकल गवर्नमेंट का ही होगा। तो लोकल गवर्नमेंट की एक अगला इम्पोर्टेंस ये भी है कि हमारी कहीं ना कहीं स्थानीय सभ्यता हो,
हमारी चाहे स्थानीय संस्कृति हो चाहे पर्यावरण हो, हमारा सिविलाइजेशन, लोकल कल्चर और लोकल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम, कंजर्व करने का काम है, वो इस लोकल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। और लास्ट ये कि लोकतंत्र का आधार यही है, ये एक तरह से डेमोक्रेसी का बेसिस है, डेमोक्रेसी का बेस है कि हमें पंचायती राज संस्थाओं को, लोकल गवर्नमेंट को अधिक से अधिक प्रमोट करना चाहिए। ये इसके महत्व हैं। अगर हम वापस देखें तो ये कहीं न कहीं पंचायती राज व्यवस्था है वो जनता की अधिकतम भागीदारी को सुनिश्चित करती है। उसके अलावा ये हमारी जो योजनाएं, चाहे केंद्र सरकार की योजना हो चाहे राज्य सरकार की योजनाएं हो, इनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करती है। क्रियान्वयन के साथ साथ, इनके इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ उन योजनाओं के भागीदार कौन होंगे, उन योजना में पार्टिसिपेंट्स कौन होंगे, उन योजनाओं के अंदर टारगेटेड ग्रुप कौन होगा, इसके आइडेंटिफिकेशन का काम भी इस लोकल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। तीसरा, इसका इम्पोर्टेंस ये है कि कहीं न कहीं इससे स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनका वर्कलोड कम होता है, क्योंकि ये अपने जो कार्य, अपने जो फंक्शन है, वर्क है, उसको ट्रांसफर कर देते हैं, उसका हस्तांतरण कर देते हैं किसकी ओर, लोकल गवर्नमेंट की ओर। तो कहीं न कहीं ये लोकल गवर्नमेंट को प्रमोट करने से राज्य सरकार या केंद्र सरकार का कार्यभार, वर्कलोड हल्का होता है। उसके बाद में ये माना जाता है कि लोकल जो प्रॉब्लम है, इन लोकल प्रॉब्लम को सही तरीके से लोकल गवर्नमेंट ही समझ सकती है और इनका प्रभावी समाधान भी, इफेक्टिव सोल्यूशन है, वो भी इस लोकल गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाता है। एक अगली विशेषता इसकी ये भी, इसका अगला इंपॉर्टेंस ये भी है, ये कहीं न कहीं हमारी स्थानीय सभ्यता, संस्कृति और पर्यावरण की रक्षा करता है और स्थानीय सरकार को लोकतंत्र का आधार भी कहा जाता है। क्योंकि गांधी जी का मानना था कि जो भारत है, वो असली भारत है, वो कहाँ बसता है, वो रूरल एरिया में बसता है। तो हमें रूरल एरिया में चलने वाली सरकारों को प्रमोट करना चाहिए। तो इसलिए ये एक तरह से आधार है, ये एक तरह से बेसिस है किसका, पंचायती राज व्यवस्था का। ये पंचायती राज व्यवस्था को क्यों प्रमोट किया गया, पंचायती राज व्यवस्था को क्यों संवैधानिक आधार प्रदान किया गया, ये सारे पंचायती राज व्यवस्था के, ये स्थानीय सरकार के महत्व है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि पंचायती राज जो व्यवस्था है, इसका विकास किस तरीके से हुआ, इसका जो इवोल्यूशन है, इसका जेनेसिस है पंचायती राज सिस्टम को किस तरीके से हुआ। तो ये सबसे पहले वैदिक युग है, आपने पढ़ रखा है, ऋग्वैदिक काल और उत्तरवैदिक काल। इन दोनों काल के अंदर आपने पढ़ा होगा सभा व समिति, जिसमें बहुत सारे लोग बैठते थे लोकल लेवल पर, ये सभी, इन सभी लोगों के द्वारा बहुत सारे डिसीजंस लिए जाते थे। तो ये एक तरह से एक पंचायती राज व्यवस्था का ही एक रूप था। कौन, सभा, समिति और विधत। उसके बाद महाकाव्य काल आ गया, रामायण और महाभारत काल आ गया। इस समय स्थानीय संस्थाएं थी, इनको पुर कहा जाता था, जनपद कहा जाता था। मौर्य काल के अंदर भी स्थानीय संस्थाओं को पुर कहा जाता था और इसका जो हेड होता था उसको नागरिक कहते थे। हालांकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, पर फिर भी कंटेंट को बढ़ाने के लिए ये किया जाना मुझे थोड़ा सही लगा, क्योंकि हमारे लिए। और मध्यकाल में जो पंचायती राज व्यवस्था है, इसके कुछ स्तंभ है, वो मुकद्दम है, पटवारी है, चौधरी है, इनके रूप में देखने को मिलता है। ये हालांकि हमारे ज़्यादा काम की चीज़ें नहीं है, पर कंटेंट बढ़ाने के लिए मैंने सोचा कि ये सारी चीज़ें इसमें शामिल की जानी चाहिए। अब हमारे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो अब यहाँ से स्टार्ट होती है कि ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश एरा के अंदर किस तरीके से पंचायती राज संस्थानों को प्रमोट किया गया, किस तरीके से इनका विकास हुआ। तो ब्रिटिश एरा के अंदर सबसे पहला जो प्रयास है वो मेयो के द्वारा किया गया था। लॉर्ड मेयो था, इसने 1870 के अंदर फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन का काम किया था। 1870 के अंदर मेयो ने वित्तीय विकेंद्रीकरण के प्रयास किए कि जो फंड है इसको लोकल गवर्नमेंट तक ट्रांसफर है वो प्रॉपर तरीके से किया जाना चाहिए। तो मेयो चाह रहा था कि जो लोकल गवर्नमेंट है इसको किस तरीके से एम्पावर किया जाए। तो इसको एम्पावर के लिए क्यों नहीं इन लोकल इंस्टीट्यूशंस को प्रॉपर इकोनॉमिक रिसोर्सेज है वो अवेल करवाए जाएँ। इसलिए मेयो ने 1870 के अंदर वित्तीय विकेंद्रीकरण का काम किया, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का, इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि वो स्थानीय सरकारों को या लोकल गवर्नमेंट है उसको आर्थिक आधार पर सशक्त करना चाह रहा था, इकोनॉमिक लेवल पर वो इनको एम्पावर करना चाह रहा था। इसी ब्रिटिश एरा के अंदर दूसरा जो महान व्यक्ति हुआ वो था लॉर्ड रिपन। ये लॉर्ड रिपन है, 1882 में लॉर्ड रिपन है
वो एक रेजोल्यूशन लेकर आए, जिसको रिपन रेजोल्यूशन भी कहते हैं, जिसको रिपन प्रस्ताव भी कहते हैं। और लॉर्ड रिपन है, इन्होंने लोकल गवर्नमेंट या लोकल जो इंस्टीट्यूशन थे उसके अंदर जो मेंबर्स थे उनको नॉमिनेशन की बजाय लॉर्ड रिपन ने पहली बार इस बात का प्रावधान किया कि जो लोकल इंस्टीट्यूशंस थे इनके अंदर जो मेंबर अपॉइंट किए जाएंगे वो नॉमिनेटेड नहीं होंगे, वो एक तरह से लोगों के द्वारा चुने जाएंगे और उनमें से ही वे सभी लोग मिलकर अपने हेड को या चेयरमैन को चुनेंगे। तो ये पहली बार लॉर्ड रिपन ने मताधिकार का प्रावधान किया कि लोकल इंस्टीट्यूशन के अंदर या जो लोकल बॉडीज है, लोकल गवर्नमेंट है, वहाँ पर जो लोकल इंस्टीट्यूशन है उसमें लॉर्ड रिपन रेजोल्यूशन से पहले या रिपन रेजोल्यूशन से पहले उन संस्थाओं के अंदर सभी मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता था, मनोनीत किया जाता था। रिपन रेजोल्यूशन के बाद में ये सारी व्यवस्था इसको हटाया गया और ये किया गया कि जो लोकल इंस्टीट्यूशन है इनके जो मेंबर्स हैं वो जनता के द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे और जो इलेक्ट किए गए मेंबर है वे स्वयं अपने लीडर को, हेड को या अपने चेयरमैन को चुनेंगे। तो लॉर्ड रिपन है, इसने जो स्थानीय सरकार है, जो लोकल गवर्नमेंट है, इसको प्रमोट करने का एक बड़ा प्रयास किया, जिसको रिपन प्रस्ताव, रिपन रेजोल्यूशन कहते हैं। और इस प्रस्ताव को लोकल गवर्नमेंट का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। किसको? इस रिपन के प्रस्ताव को, रिपन रेजोल्यूशन को, जो कि आया था 1882 में। तो अभी हम पहले वैदिक युग में थे, वैदिक काल में थे, ऋग्वैदिक और उत्तरवैदिक काल में, उसके बाद में हम एपिक एरा में आ गए, महाकाव्य काल के अंदर आ गए, उसके बाद हम मौर्यन एरा में आ गए, मध्य काल में पहुंच गए और लास्ट में हम ब्रिटिश काल के बारे में हम देखा। हालांकि एक बड़ा प्रयास ये भी हुआ था, एक 1907 के अंदर, एक रॉयल 1906-7 के अंदर एक रॉयल कमीशन का प्रावधान किया गया था, रॉयल कमीशन का गठन किया गया था और इस रॉयल कमीशन ने भी पंचायत राज व्यवस्थाएं हैं इनको सशक्त करने के लिए बहुत सारे सुझाव वो दिए थे। तो ब्रिटिश एरा के अंदर ये 3 लोग हैं या 3 प्रयास थे, बड़े प्रयास। सबसे पहले मेयो का प्रस्ताव था, मेयो रेजोल्यूशन था, जो कि 1870 में आया था। इसने फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की बात की, इसने वित्तीय विकेंद्रीकरण की बात की, इसने वित्तीय आधार पर लोकल गवर्नमेंट को या स्थानीय सरकार को सशक्त करने के प्रयास किए। उसके बाद में दूसरा प्रयास है लॉर्ड रिपन का है, 1882 में रिपन रेजोल्यूशन आया था, रिपन प्रस्ताव आया था, उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। और तीसरा बड़ा प्रयास 1906-7 में, 1906-7 के अंदर एक रॉयल कमीशन का गठन किया गया था और उस रॉयल कमीशन ने भी स्थानीय सरकारों को एम्पावर करने के, सशक्त करने के बहुत सारे सुझाव वो दिए थे। ये 3 जो बड़े प्रयास है इनको आपको याद रखना, ये प्रीलिम्स के लिहाज से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इन्हें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज का विकास कैसे हुआ, कि आफ्टर फ्रीडम जो हमारे यहाँ हम आज पंचायती राज व्यवस्था को हम देखते हैं 2020 में, उसका डेवलपमेंट या जेनेसिस है वो किस तरीके से या किन किन फेजेस के अंदर हुआ। मैं आपको पहले बता दूं कि पंचायती राज का विकास है वो बहुत सारे फेजेस हैं, बहुत सारी कमेटीज़ बनी थी, उन कमेटीज़ की कुछ रिकमेंडेशन को समय समय पर अपनाया गया, समय समय पर उनको शामिल किया गया, समय समय पर उन रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट किया गया। और लास्ट में जो बड़ा प्रयास था वो 1992 में हुआ था, 73rd अमेंडमेंट हुआ था। पर 73rd अमेंडमेंट से पहले कौन कौन से प्रयास है वो पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए किए गए, ये हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि भारत का जो संविधान है जब लागू हुआ था, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा वापस, भारतीय संविधान जब लागू हुआ तो भारतीय संविधान लागू होने के बाद आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का प्रावधान किया गया था। ये आप सभी को पता है, आपको पता है कि हमारे यहाँ जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, डीपीएसपी है, 36 और 51 है। इन्हीं डीपीएसपी में से, इन्हीं नीति निर्देशक तत्वों में एक नीति निर्देशक तत्व है वो आर्टिकल 40 में है, जिसमें प्रावधान किया गया है कि जो सरकार है उसको ग्राम पंचायतों का गठन करना चाहिए। ये ऑब्लिगेटरी नहीं था, ये मैंडेटरी नहीं था, ऐसा करना चाहिए, ये संविधान वेताओं का मानना था और ऐसा करना चाहिए। इसको लेकर शुरू में सरकारें वो गंभीर नहीं थी, गवर्नमेंट्स वो गंभीर नहीं थी, क्योंकि भारत नया नया आज़ाद हुआ था। लेकिन जब संविधान में प्रावधान कर दिया गया, भारत आज़ाद हो गया। आज़ाद होने के बाद में आप सबको पता है 1950 के अंदर
योजनाओं का गठन कर दिया गया, प्लानिंग कमीशन को बना दिया गया। 1952 में एनडीसी गठन किया गया, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किया गया। इसी समय एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था भारत सरकार के द्वारा। उससे पहले हम थोड़ा सा देख लें कि 1950 में भारत सरकार है उसने पंचायती राज मंत्रालय गठन किया, पंचायती राज मिनिस्ट्री गठन किया, और हमारे जो पहले पंचायती राज मंत्री हैं वो थे SK डे। ये नाम आपको याद रखना है, हालांकि प्रीलिम्स ओरिएंटेड है सारा सारा। दूसरा जो बड़ा प्रयास हुआ, ये पहला प्रयास ये हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों गठन के बारे में कहा गया। ये ऑब्लिगेटरी मैंडेटरी नहीं था, पर फिर भी इनके गठन की बात की गई नीति निर्देशक तत्वों के अंदर। दूसरा जो बड़ा प्रयास था वो था पंचायती राज मंत्रालय का गठन, कि 1950 के अंदर जब हमें पंचायती राज संस्थाओं प्रमोट करना है तो माननीय जवाहरलाल नेहरू जी की इच्छा थी कि हमें एक पंचायती राज मंत्रालय उसका गठन करना चाहिए, पंचायती राज मिनिस्ट्री का गठन करना चाहिए। इसे गठन किया गया और SK डे को पहला पंचायती राज मंत्री बना दिया गया। उसके बाद मैंने आपको बता दिया योजनाओं का गठन हुआ 50 में, 52 में NDC गठन कर दिया गया। इसके साथ साथ भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जिसको CDP बोलते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी बोलते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, उसको लागू किया था। लेकिन किन्हीं कारणों से ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वो उतना सफल नहीं हो पाया जितना सरकार सोच रही थी। तो सरकार को लगा क्यों नहीं हमें एक कमेटी गठन करना चाहिए, हमें एक समिति गठन करना चाहिए जो हमें बताए कि जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो असफल क्यों हुआ, ये सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ, ये हमें बताए। तो दूसरा सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन करने के लिए कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम असफल क्यों हो गया, इसलिए एक कमेटी का गठन किया गया, जो बहुत ही फेमस कमेटी है, बहुत ही फेमस समिति है, बार बार एग्जाम से पूछ जाती है। इसको बोलते हैं बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता गुजरात के CM हुआ करते थे, फॉर्मर CM है गुजरात के। बलवंत राय मेहता कमेटी के निर्देशन में या बलवंत राय मेहता के निर्देशन में कमेटी गठन किया गया। उनको कहा गया कि आप हमें बताइए कि ये CDP कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो असफल क्यों हुआ, या इस जैसे प्रोग्राम अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आगे बनाती है तो हमें चाहिए कि वो सफल हो, तो इस सफलता के लिए क्या किया जाए। तो बलवंत राय मेहता कमेटी थी, इसके बहुत सारे सुझाव थे, बहुत सारी इसकी रिकमेंडेशंस थी। इसकी पहली रिकमेंडेशन थी कि हमें एक त्रिस्तरीय व्यवस्था गठन करना चाहिए, जिसको 3 tier सिस्टम बोलते हैं, कि हमें अगर पंचायती राज व्यवस्था को अगर सशक्त करना है तो हमें त्रिस्तरीय व्यवस्था को अपनाना पड़ेगा। इसको हम अगर वर्तमान में देखें, इसको हम ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद बोलते हैं। तो इस व्यवस्था को हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा यदि हमें आगे इस तरीके की स्कीम्स को सफल बनाना है। तो इसको लेकर पहली इनकी रिकमेंडेशन ये थी कि हमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन करना पड़ेगा। दूसरी इनकी बड़ी रिकमेंडेशन थी कि इसके लिए हमें पंचायती राज जो व्यवस्था हम बनाएंगे उनको चुनेगा कौन, इसमें वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा, कि जो संविधान में बना रखा कि 18 साल से ऊपर जो व्यक्ति, हालांकि उस समय 21 साल हुआ करता था, लेकिन 21 साल से ऊपर का उस समय, और अगर वर्तमान की हम बात करें तो 18 साल से ऊपर का प्रत्येक व्यक्ति जिसका कि इलेक्टोरल लिस्ट जो हमारी निर्वाचक नामावली है उसमें जिस व्यक्ति का नाम है वो व्यक्ति वोट देगा, और वोट देने के बाद वो अपनी जो सरकार है उसको चुनेगा, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे पंचायत समिति हो, चाहे जिला परिषद हो। फिर तीसरा होता है चुनाव की व्यवस्था, कि चुनाव किस तरीके से करवाए थे, चुनाव के लिए क्या किए थे। तो चुनाव के लिए उसने कहा कि जो बलवंत राय मेहता थे उनका मानना था कि जो 3 tier सिस्टम है, चाहे पहला सबसे पहले ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत के सभी सदस्य, अगर हम राजस्थान की बात करें, अच्छा मैं पहले आपको बता दूं ये बलवंत राय मेहता है, बलवंत राय मेहता जो कि गुजरात के पूर्व CM रहे, इन्हीं के निर्देशन में कमेटी बनेगी। इस कमेटी की बहुत सारी रिकमेंडेशंस थी। पहली रिकमेंडेशन थी
कि हमें त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को अपनाना पड़ेगा, त्रिस्तरीय व्यवस्था को अपनाना पड़ेगा पंचायती राज व्यवस्था में, 3 tier सिस्टम को अडॉप्ट करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। हालांकि अलग अलग स्टेट में इनके अलग अलग नाम है। दूसरा इसका जो बड़ा सेशन था वो ये था कि वयस्क मताधिकार है उसका प्रयोग किया जाए, कि जिनका नाम निर्वाचक नामावली में है वे सभी लोग, जिनका नाम इलेक्टोरल रोल में है वो सभी लोग अपनी सरकार को चुनेंगे। तीसरा प्रावधान किया गया चुनाव किस तरीके से करवाया जाए, तो ग्राम पंचायत हो, चाहे पंचायत समिति हो और चाहे जिला परिषद हो, इन सभी के सदस्यों का चुनाव है वो जनता के द्वारा किया जाएगा। वो जनता प्रत्यक्ष रूप से करेगी, डायरेक्ट तरीके से करेगी इनके सदस्यों का चुनाव। और ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष है उसका चुनाव है, इनका चुनाव इनके द्वारा किया जाएगा। इनके चुनाव की व्यवस्था की गई। उसके बाद इनका मानना था कि एक बड़ी समस्या उस समय थी, या इनका मानना था कि जो पंचायत राज व्यवस्था है उसमें अगर हम इसको डेवलप करते हैं तो यहाँ पर नियमित चुनाव की व्यवस्था की जाए, इनके रेगुलर इलेक्शन हो, नियमित चुनाव की व्यवस्था हो, रेगुलर इलेक्शन हो इनके। उसके बाद ये हुआ कि हमें, अगर हम पंचायती राज संस्थाओं का गठन करते हैं तो हमें इनके लिए वित्त की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स भी करने पड़ेंगे। तो इनको वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए, ये इनके पास वित्तीय स्रोत हो, फाइनेंशियल रिसोर्स हो, इसके पास, इन पंचायती राज संस्थाओं के पास। ये बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिशें थी कि हमें अगर भविष्य में CDP जैसे प्रोग्राम है, कम्युनिटी डेवलपमेंट जैसे प्रोग्राम है, अगर इनको सफल बनाना है तो हमें पंचायती राज व्यवस्था को अपनाना पड़ेगा। पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय व्यवस्था को अपनाना पड़ेगा। इनके लिए पर्याप्त वित्त के संसाधन जुटाने पड़ेंगे। इन यहाँ पर नियमित चुनाव करवाने पड़ेंगे। इनका चुनाव वो वयस्क मताधिकार के द्वारा किया जाए। ये सारी रिकमेंडेशंस हैं, ये मुख्य रिकमेंडेशन थी, ये मुख्य सिफारिशें थी इसकी, बलवंत राय मेहता कमेटी की। ये बलवंत राय मेहता हैं जो कि गुजरात के CM भी रहे। ये बात है 1957 की। 1959 में इन्होंने रिकमेंडेशन दी, इन्होंने अपनी सिफारिशें दी। इनकी सिफारिशों को सीरियसली लेते हुए, गंभीरता से लेते हुए तात्कालिक माननीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आप सबकी बताया 1959 में 2 अक्टूबर 1959 में जवाहरलाल नेहरू ने बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश पर ही हमारा जो नागौर जिला है, नागौर में एक गांव है बगदरी, यहाँ लिख भी रखा है, नागौर के बगदरी गांव से, मैं वापस बताता हूँ, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान से पंचायती राज व्यवस्था उसकी शुरुआत हुई। तो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत तात्कालिक माननीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई। किसकी सिफारिश पर? इसी बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश पर। हालांकि यहाँ पर प्रावधान किया गया त्रिस्तरीय व्यवस्था का, तो राजस्थान ने त्रिस्तरीय व्यवस्था को अपनाया, पर कुछ स्टेट थे जहाँ पर कहीं पर 4 स्तरीय व्यवस्था को अपनाया गया, कहीं पर द्विस्तरीय व्यवस्था को अपनाया गया, लेकिन राजस्थान में उस समय त्रिस्तरीय व्यवस्था को अपनाया गया। किसकी सिफारिश पर? इसी बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश पर। तो ये पंचायती राज का विकास है, हम देख रहे हैं स्वतंत्रता के बाद किस तरीके से हुआ। सबसे पहले हम देख लिया आर्टिकल 40 में प्रावधान किया गया। 40 के बाद पंचायती राज मिनिस्ट्री गठन किया गया 1950 के अंदर। SKD पहले पंचायती राज मंत्री थे। 1952 में एक प्रोग्राम था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम था, वो असफल हो गया। उसकी जांच के लिए असफल क्यों रहा, इसकी जांच के लिए, इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए एक कमेटी गठन किया गया। उस कमेटी का नाम बलवंत राय मेहता कमेटी था। इस कमेटी गठन 1957 में किया गया। 59 में इसमें रिकमेंडेशन थी, इसने सिफारिशें दी। उनकी रिकमेंडेशन के बाद 1959 से पंचायती राज व्यवस्था उसकी शुरुआत होती है भारत में, नागौर के बगदरी गांव से 2 अक्टूबर 1959 को। ये 1957 के बलवंत राय मेहता कमेटी थी। अशोक मेहता कमेटी हम देख रहे हैं, अभी बलवंत राय मेहता कमेटी हम देख चुके हैं 1957 में। उसके बाद दूसरी जो बड़ी कमेटी है जो कि पंचायती राज के लिए इसका गठन किया गया, वो कमेटी थी अशोक मेहता कमेटी। इस कमेटी का गठन है वो 1977 के अंदर किया गया, और इस कमेटी के बहुत सारे सुझाव थे। ये अशोक मेहता हैं, मैं आपको बता रहा था अभी।
ये अशोक मेहता जी हैं। अशोक मेहता जी 1977 में कमेटी बनी, इनके सुझाव थे। इनका जो मुख्य सुझाव था, हमने देखा था बलवंत राय मेहता कमेटी का सुझाव था कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था को अपनाया जाए, 3 टियर सिस्टम को अपनाया जाए। तो अशोक मेहता ने कहा कि 3 टियर सिस्टम की जगह हमें द्विस्तरीय, पहली सिफारिश इनकी यही थी कि हमें द्विस्तरीय व्यवस्था को अपनाना चाहिए। कि हमने देखा था वहां पर त्रिस्तरीय थी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, लेकिन इन्होंने एक नई व्यवस्था की शुरुआत की बात की। इन्होंने कहा कि नई द्विस्तरीय व्यवस्था होगी, एक होगी मंडल पंचायत और दूसरा इन्होंने रिकमेंड किया था, दूसरी जो स्तर होगा वो होगा जिला परिषद। तो पहली सिफारिश इनकी ये थी। बलवंत राय मेहता जी कह रहे थे 3 स्तरीय व्यवस्था हो, इन्होंने कहा कि नहीं, 3 स्तरीय व्यवस्था नहीं होगी, व्यवस्था होगी कैसी, द्विस्तरीय होगी। ये 2 टियर सिस्टम होगा, द्विस्तरीय व्यवस्था होगी, मंडल पंचायत और जिला परिषद। और दूसरी रिकमेंडेशन ये थी कि जो जिला परिषद है वो विकास कार्यों के अंदर होगी, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है वो इस जिला परिषद के द्वारा बनाए जाएंगे, इसके द्वारा इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। तो इन्होंने मेन स्ट्रीम के अंदर इस जिला परिषद को रखा। तीसरा इनका जो बड़ा सुझाव था वो ये था कि क्यों नहीं पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक आधार प्रदान किया जाए। ये बड़ी बात थी। बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा इसकी बात नहीं की गई थी, पर अशोक मेहता जी का मानना था कि हमें पंचायती राज को अगर सशक्त करना है और अधिक एम्पावर करना है तो हमें इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेस देना पड़ेगा, हमें इसको संवैधानिक आधार प्रदान करना पड़ेगा। एक बड़ी सिफारिश थी अशोक मेहता कमेटी की कि जो पंचायती राज व्यवस्था है इसमें चुनाव है वो दलीय आधार पर हो, कि इसमें पार्टीज हैं उनको भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, जो दल हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे पंचायती राज व्यवस्था के अंदर, और वो भी स्थानीय सरकार उसको बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाएंगे। इसकी अगली रिकमेंडेशन थी कि हमारा जो डिप्राइव्ड क्लास है उसको रिजर्वेशन दिया जाए। आरक्षण के माध्यम से हमारा जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है इनको आरक्षण के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था में और अधिक प्रमोट किया जाए, इनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए। इनको अगर मेन स्ट्रीम में लाना है तो हमें जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है इनको हमें इस पंचायती राज व्यवस्था के अंदर इनको रिजर्वेशन देना पड़ेगा। उसके बाद इन्होंने कहा कि राज्यों में भी, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सेंटर के अंदर 1950 के अंदर पंचायती राज मंत्रालय गठन हो चुका था, तो ऐसे ही मंत्रालय गठन की बात अशोक मेहता ने राज्य स्तर पर भी की कि राज्य में भी पंचायती राज मंत्रालय है उसका गठन किया जाए। उसके अलावा एक रिकमेंडेशन और थी कि पंचायती राज व्यवस्था में लेखा परीक्षण का काम भी हो, हालांकि ऑडिटिंग काम हो पंचायती राज व्यवस्था के अंदर होना चाहिए। हालांकि ये सारे प्रावधान 70 इनमें लगभग प्रावधान हम देखते हैं कि 73rd अमेंडमेंट के बाद है वो लागू किए गए। 73rd अमेंडमेंट हम देखेंगे भी कि SC/ST को रिजर्वेशन दिया गया। उसके अलावा लेखा परीक्षण का प्रावधान 73rd अमेंडमेंट के बाद भी किया गया। तो ये जो मेजर रिकमेंडेशन थी वो अशोक मेहता कमेटी के द्वारा दी गई थी। इसके अलावा एक इसकी मुख्य सिफारिश और थी कि पंचायती राज व्यवस्था को अगर सशक्त करना है, इसको अगर एम्पावर करना है, अगर लोकल गवर्नमेंट को और अधिक डेवलप करना है तो हमें इनको करारोपण की अनिवार्य शक्ति वो देनी पड़ेगी। किसको? इन पंचायती राज संस्थाओं को, कि इनको टैक्स कलेक्शन का पावर है, ये कंपलसरी पावर है, ये इनको हमें पंचायती राज जो व्यवस्था है या पंचायती राज संस्थाएं हैं इनको ये कंपलसरी पावर है वो हमें देना पड़ेगा। तो ये अशोक मेहता कमेटी की मुख्य सिफारिशें थी। वापस देख लेते हैं। सबसे पहले अशोक मेहता कमेटी की सिफारिश थी कि हमें द्विस्तरीय व्यवस्था को अपनाना चाहिए पंचायती राज में, कि हमें 2 स्तर होंगे पंचायती राज में, एक होगा मंडल पंचायत, दूसरा होगा जिला परिषद। पहली रिकमेंडेशन। दूसरी रिकमेंडेशन थी कि जो जिला परिषद है वो विकास कार्यों के अंदर होगा, तो जब डेवलपमेंट के कोई भी कार्य होंगे उसमें मुख्य भूमिका जिला परिषद की होगी। जिला परिषद ही डेवलपमेंट की बहुत सारी स्कीम्स बनाएगा और यही इन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करेगा। तीसरी रिकमेंडेशन थी कि चुनाव है वो दलीय आधार पर हो, कि जो पार्टीज हैं, जो बड़ी पार्टीज है वो भी इन लोकल गवर्नमेंट वाले जो इलेक्शंस हैं इनमें भाग ले। इसकी अगली रिकमेंडेशन थी कि हमें पंचायती राज व्यवस्था में SC और ST को आरक्षण देना चाहिए।
शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन देना चाहिए ताकि इनका रिप्रेजेंटेशन लोकल गवर्नमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा हो। उसके अलावा इनका मानना था कि जो लेखा परीक्षण है, ऑर्डिनरी का काम है, वो पंचायती राज व्यवस्था के अंदर किया जाना चाहिए। और इसकी एक जो रिकमेंडेशन थी वो ये भी थी कि क्यों नहीं हम इनको करारोपण की शक्ति है वो इन पंचायती राज संस्थानों को प्रदान करें। तो ये बड़ा लैंडमार्क था और मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी बहुत सारी सिफारिशें हैं वो 73rd अमेंडमेंट के बाद में देखने को मिलती है। तो ये थी दूसरी बड़ी कमेटी जिसका नाम है अशोक मेहता कमेटी। ये आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। और आपको ये जो मैं मुख्य, हालांकि इसकी सिफारिशें बहुत सारी हैं, चाहे बलवंत राय मेहता कमेटी हो चाहे अशोक मेहता कमेटी हो, इनके बहुत सारी सिफारिशें हैं, लेकिन यहाँ पर हम केवल उन सिफारिशों को डिस्कस कर रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और ये बार बार एग्जाम से पूछी जाती है। तो हम दूसरी कमेटी है जो पंचायती राज के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है वो अशोक मेहता कमेटी। तो हम अब तक दो कमेटी देख चुके हैं, अशोक मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, और दूसरी थी अशोक मेहता कमेटी। अब हम चलते हैं तीसरी कमेटी की ओर। तीसरी कमेटी भारत में थी जीवी के राव कमेटी। जीवी के राव कमेटी का गठन है वो 1985 में किया गया था। जीवी के राव कमेटी की बहुत सारी सिफारिशें थी। इसमें सबसे पहली सिफारिश ये थी, इन्होंने भी अशोक मेहता की तरह इनका मानना था कि जिला परिषद है उसको ही विकास कार्यों का केंद्र होना चाहिए, जो कि हमने भी देखा था कि अशोक मेहता का भी मानना था कि डेवलपमेंट रिलेटेड अगर कोई भी प्रोग्राम बनता है, कोई भी स्कीम बनती है, तो उसको बनाने में जिला परिषद की अग्रणी भूमिका होनी चाहिए और जिला परिषद इन स्कीम्स है, इन प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करे। तो उन्होंने पंचायत राज व्यवस्था में जिला परिषद को केंद्र माना कि जिला परिषद को ही विकास कार्यक्रम बनाना चाहिए, इसकी जिला परिषद की अग्रणी भूमिका की बात की। दूसरा इनका मानना था कि जिले में एक डीडी होना चाहिए जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, जिला विकास कमिश्नर की व्यवस्था की इन्होंने सिफारिश की थी। ये एग्जाम से पूछा जाता है कि कौन सी कमेटी थी जिसने जिला विकास कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की सिफारिश की है। तो ये कमेटी कौन सी है? ये कमेटी जीवी के राव कमेटी। जीवी के राव कमेटी का मानना था कि हमें जिला स्तर पर एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर है उसको अपॉइंट करना चाहिए। और तीसरी जीवी के राव की जो सिफारिश थी वो ये थी कि हमें पंचायतों के नियमित चुनाव वो करवाने चाहिए। तो तीसरी इसकी रिकमेंडेशन ये थी कि नियमित चुनाव की व्यवस्था हो, रेगुलर इलेक्शन हो, किनके? इन पंचायती राज संस्थाओं के। क्योंकि 1959 के बाद बगदरी गांव से पंचायती राज की शुरुआत तो कर दी गई, पर बहुत सारी समस्याएं देखने को मिली, बहुत सारी खामियां देखने को मिली कि पंचायती राज व्यवस्थाओं का गठन कर दिया गया, पर कई बार इनके इलेक्शन नहीं होते थे, इनके पास फंड नहीं था, स्कीम्स हो किस तरीके से बनेगी, कौन से लेवल पर बनाई जाए, कौन से टीयर पर बनाई जाएगी, इसकी कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं थे। पंचायती राज जो संस्थान थे इनके पास अधिकार नहीं थे, कार्य नहीं थे, तो बहुत सारी समस्याएं हैं वो देखेगी। इन समस्याओं को देखते हुए जीवी के राव कमेटी ने इन 3 सिफारिशें की। मैं वापस बता दूं, जिला परिषद को विकास कार्यक्रमों की जो अग्रणी संस्थान होना चाहिए, ये जीवी के राव का मानना था। दूसरी रिकमेंडेशन थी कि एक जिला स्तर पर एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर है उसका प्रावधान करना चाहिए, एक जिला विकास कमिश्नर का प्रावधान किया जाना चाहिए। और तीसरी की सिफारिश थी कि हमें पंचायती राज जो संस्थाएं इनके चुनाव रेगुलर बेसिस पर करवाने चाहिए, इनके चुनाव को नियमित आधार पर करवाने चाहिए। ये थी जीवी के राव कमेटी। उसके बाद है LM सिंघवी समिति, लक्ष्मण सिंघवी समिति थी। ये समिति, इसका गठन किया गया था 1986 में। इसकी बहुत सारी रिकमेंडेशन थी। इसकी एक जो मेजर रिकमेंडेशन है वो ये है कि LM सिंघवी समिति ने भी पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की बात की थी कि पंचायती राज संस्थाएं हैं, हमें अगर इनको एम्पावर करना है तो क्यों नहीं हमें पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान करना चाहिए, संविधान में इनको स्थान देना चाहिए। तो LM सिंघवी समिति की सिफारिश 86 में आई थी। जो पहली सिफारिश ये थी। दूसरी सिफारिश इनकी थी कि हमने अभी देखा था कि अशोक मेहता साहब हो और चाहे जीवी के राव साहब हो, इन दोनों का मानना था कि डेवलपमेंट जो सेंटर है वो होगा जिला परिषद। लेकिन पहली बार LM सिंघवी समिति ने कहा कि विकास संबंधी योजनाएं
इनमें ग्राम सभा की भूमिका है वो बड़ी होनी चाहिए। तो इन्होंने मेन स्ट्रीम के अंदर ग्राम सभा को रखा, किसने? इस लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने। और तीसरी इसकी मेजर जो रिकमेंडेशन थी वो ये थी कि जो ग्राम पंचायत हो, चाहे पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, यानी जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, इनके पास वित्त के अधिक स्रोत हैं वो होने चाहिए, कि जो इनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो अधिक होना चाहिए। ये सिफारिश भी एल.एम. सिंघवी समिति के द्वारा की गई। लेकिन इस एल.एम. सिंघवी समिति है उसकी जो मेजर रिकमेंडेशन है, जो बड़ी रिकमेंडेशन है वो यही थी, ये संवैधानिक आधार, कि कौन सी समिति जिसने संवैधानिक आधार प्रदान करने की बात की पंचायत राज व्यवस्था को, वो थी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। अगर हम जीवी के राव कमेटी की बात करें तो जीवी के राव कमेटी की जो बड़ी जो रिकमेंडेशन है वो यही है कि जीवी के राव कमेटी ने पहली बार डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की बात की है और इसने भी जिला परिषद को मेन स्ट्रीम में रखा। तो ये मेजर कमेटीज इनकी रिकमेंडेशन थी। इसके रिकमेंडेशन को देखते हुए ये गलत प्रिंट हुआ है। 64वां संविधान संशोधन है वो अस्तित्व में आया, 64th अमेंडमेंट। ये लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया। इस प्रस्ताव के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान करने के प्रयास किए गए, पर किन्हीं कारणों से ये जो प्रस्ताव वो राज्यसभा से पास नहीं हो सका। ये प्रस्ताव राज्यसभा से पास नहीं हुआ, तो ये जो बिल है ये राज्यसभा में पास नहीं होने के कारण वहीं पर ये बिल है वो खत्म हो गया। कौन सा अमेंडमेंट? 64th अमेंडमेंट। तो 64th अमेंडमेंट में पहली बार पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान करने का प्रयास किया गया, पर किन्हीं कारणों से, कतिपय कारणों से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान नहीं किया जा सका। लोकसभा में पास होने के बाद ये जो बिल है राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। इसके बाद जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु वो है 73rd अमेंडमेंट। इसके बाद जब 64th अमेंडमेंट के बाद जब पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान नहीं किया जा सका, तो ये जो पंचायती राज्यों को पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक आधार है वो प्रदान किया गया 73rd अमेंडमेंट के बाद, इस 73वें संविधान संशोधन के बाद। तो अब हम जो पढ़ेंगे वो है 73वें संविधान संशोधन की विशेषताएं। ये हम इससे आगे पढ़ेंगे। तो मैं वापस रिमाइंड करा दूं आपको, हमें इन कमिटीज़ की रिकमेंडेशंस हमको याद रखना है। इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है कि सबसे पहले 14th, मैं वापस आपको ले चलता हूँ उधर। सबसे पहले भारतीय संविधान जब बनाया गया तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में पहली बार जो पंचायती राज व्यवस्था है या ग्राम पंचायत है, इसकी बात की गई कि ग्राम पंचायत का गठन किया जाना चाहिए। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 40 में। ये नीति निर्देशक तत्व का भाग था। दूसरा जो बड़ा प्रयास हुआ पंचायती राज व्यवस्था को लेकर वो था बलवंत राय मेहता कमेटी। ये कमेटी बनाई 1957 में। तीसरा जो प्रयास था वो ये था कि जवाहरलाल नेहरू जी ने, माननीय प्रधानमंत्री थे हमारे पूर्व जो प्रधानमंत्री माननीय जवाहरलाल नेहरू है, उन्होंने 2 अक्टूबर 1959 को 1959 को नागौर के बगदरी गांव से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की। इसके बाद जो बड़ा जो रिकमेंडेशन था ये वो आई अशोक मेहता कमेटी की 1977 में। 1977 के बाद अगली जो कमेटी है वो है जीवी के राव कमेटी। जीवी के राव कमेटी का गठन किया गया 1985 में। और लास्ट में एल.एम. सिंघवी समिति है। एल.एम. सिंघवी समिति है उसकी सिफारिश आई थी 1986 में। और एल.एम. सिंघवी समिति ने भी संवैधानिक जो पंचायती राज संस्थाएं इनको संवैधानिक आधार प्रदान करने की बात की गई। इसी की रिकमेंडेशन पर 64th अमेंडमेंट है वो आया भारतीय संविधान का। उस अमेंडमेंट के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान करने की बात की गई। इन्हीं कारणों से प्रस्ताव लोकसभा पास हो गया, राज्यसभा से पास नहीं हो पाया। ये प्रस्ताव यहीं गिर गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये नहीं हो पाया। और बाद में ये जो अमेंडमेंट है वो 73rd अमेंडमेंट हुआ, 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। इस संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधारों प्रदान किया गया। और भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में लिखा गया, इनको संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। आर्टिकल 243 से 243O तक पंचायती राज संस्थाओं के बारे में विभिन्न प्रावधान किए गए। ग्राम सभा गठन का प्रावधान किया गया। मैं आगे देखेंगे भी सारी चीज़ें। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे 73वां संविधान संशोधन। इस 73वें संविधान संशोधन की कौन कौन सी विशेषताएं थी। तो 73वां संविधान संशोधन है, इसको देखने से पहले हम एक बार वापस देख लेते हैं। 73rd अमेंडमेंट कब आया था? यह आया था 1992 में। सबसे पहले
क्यों आया था? पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान करने के लिए। इसका प्रावधान कहाँ किया गया? इसका प्रावधान संविधान के भाग 9 में किया गया, जिसका नाम है पंचायत। ये आप सभी को पता है। कहाँ स्थान दिया गया संविधान में? इनको संविधान में स्थान दिया गया आर्टिकल 243 में। आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 यहाँ तक पंचायती राज संस्थाओं की बात की गई। उसके बाद अर्बन लोकल जो बॉडीज उनकी बात की गई। तो ये 73rd अमेंडमेंट में प्रावधान थे। अब देखते हैं इसकी विशेषताएं कौन कौन सी, इसके फीचर्स कौन कौन से। तो सबसे पहले यही है कि इसमें जो गठन है वो किसका गठन किया गया? इसमें ग्राम सभा गठन किया गया। सबसे पहली विशेषता कि जो 73rd अमेंडमेंट है उसमें ग्राम सभा का प्रावधान किया गया। ग्राम सभा के सदस्य कौन होंगे? ग्राम सभा के सदस्य ग्राम के उस गांव के सभी पंजीकृत मतदाता होंगे। ये पंजीकृत मतदाता हैं, ये इस ग्राम सभा के मेंबर होंगे। दूसरा जो 73rd अमेंडमेंट है, इसमें जो दूसरा प्रावधान किया गया वो था त्रिस्तरीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया। 3 सिस्टम का प्रावधान किया गया कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें त्रिस्तरीय व्यवस्था होगी। अब वो कौन कौन 3 स्तर है वो हम पहले बात कर चुके हैं, हालांकि वापस देख लेते हैं। सबसे पहले ग्राम पंचायत है जो गांव में होगी। पंचायत स्तर पर पंचायत समिति होगी और जिला स्तर पर जिला परिषद होगी। ये प्रावधान किए गए। ये 3 टियर हैं, ये 3 स्तर हैं। इसका प्रावधान किया गया। त्रिस्तरीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया। उसके बाद ये हुआ कि इनका इलेक्शन किस तरीके से होगा, इनका चुनाव किस तरीके से होगा। इनका चुनाव किस तरीके से होगा कि ग्राम पंचायत में चाहे वार्ड पंचों का चुनाव हो, चाहे पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं, पंचायत समिति मेंबर होते हैं, उनका चुनाव हो, चाहे जिला परिषद मेंबर हो, चाहे जिला परिषद सदस्य हो, इन सभी का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। इसका मतलब जनता के द्वारा जिस व्यक्ति का नाम जो हमारी निर्वाचन नामावली इलेक्टोरल रोल है उसमें होगा, वो सभी व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से इनके सदस्यों को चुनेंगे। लेकिन ग्राम पंचायत में प्रावधान किया गया कि इसका जो अध्यक्ष होगा, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष क्योंकि सरपंच होता है, तो सरपंच का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। आप लोग देखते भी हो, आप सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते हो और आपके मताधिकार से सरपंच का चुनाव किया जाता है। आप स्वयं सरपंच का चुनाव अपने मतदान के द्वारा करते हो। तो आप देखते हो कि आप वार्ड पंच का वोट डालते हो और सरपंच का चुनाव भी आप स्वयं अपने वोट से करते हो। अर्थात सरपंच का चुनाव है वो डायरेक्ट जनता के द्वारा किया जाता है। लेकिन इसी अमेंडमेंट में प्रावधान किया गया कि पंचायत समिति और जो जिला परिषद है इनके जो अध्यक्ष होंगे, चाहे पंचायत समिति का आप सबको पता है अध्यक्ष प्रधान होता है और जिला परिषद का जो अध्यक्ष है वो होता है जिला प्रमुख होता है। तो इन दोनों के अध्यक्ष हैं वो डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं चुने जाकर इनके जो सदस्य हैं उन सदस्यों को चूंकि जनता ने चुना है तो ये सदस्य ही प्रधान का चुनाव करेंगे। पंचायत समिति सदस्य हो, पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव करेंगे इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से। और जिला परिषद के सदस्यों को जिनको जनता ने चुना है, जिला परिषद जो मेंबर है, इनके जो अध्यक्ष है जिला परिषद का, जिसको हम जिला प्रमुख बोलते हैं, उसका चुनाव भी प्रत्यक्ष नहीं किया जाकर, डायरेक्ट इसका इलेक्शन नहीं किया जाकर, इसके जो मेंबर्स हैं वो ही इनडायरेक्ट तरीके से करेंगे। तो इसका मतलब इसके ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव या सरपंच का चुनाव वैसे मताधिकार के द्वारा किया जाएगा और पंचायत समिति अध्यक्ष या प्रधान या जिला परिषद के अध्यक्ष जिला प्रमुख का चुनाव वो अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट वे में किया जाएगा। अर्थात इनके सदस्य ही इन दोनों के अध्यक्षों को चुनेंगे। ये त्रिस्तरीय व्यवस्था इसका प्रावधान किया गया। उसके बाद आता है वयस्क मताधिकार कि इनका चुनाव कौन करेगा। तो इसका तीसरी बड़ी विशेषता है कि इनका चुनाव वो किसके द्वारा किया जाएगा, इनका चुनाव वयस्क मताधिकार के द्वारा किया जाएगा। अर्थात जिस व्यक्ति का 18 साल से बड़ा वह व्यक्ति जिसका नाम निर्वाचक नामावली में है वह व्यक्ति ही स्थानीय संस्थाओं का चुनाव करेगा, इन स्थानीय सदस्यों का चुनाव करेगा। तीसरा 73rd अमेंडमेंट की बड़ी विशेषता ये थी कि अब पंचायती राज जो संस्थाएं थी इनका कार्यकाल वो निश्चित कर दिया गया। तो 3 विशेषताएं हम देख चुके। तीसरी विशेषता वयस्क मताधिकार। चौथी इसकी विशेषता थी
73rd अमेंडमेंट की वो है निश्चित कार्यकाल, फिक्स टेन्योर। इस 73rd अमेंडमेंट के बाद में प्रावधान किया गया कि जो पंचायती राज जो संस्थाएं हैं इनका कार्यकाल फिक्स होगा। कितना होगा कार्यकाल इनका? इनका कार्यकाल 5 साल होगा, 5 वर्ष होगा। 5 वर्ष से पहले इनको जो कार्यकाल उसको खत्म नहीं किया जा सकता। विशेष परिस्थितियों में इनका कार्यकाल खत्म किया जा सकता है और वो अधिकार और राज्य सरकार के पास होगा। तो हालांकि इससे पहले ये 73rd अमेंडमेंट में ये प्रावधान इसलिए करना पड़ा क्योंकि इससे पहले राज्य सरकार जब मन में आता था तब इन संस्थाओं को भंग कर देती थी। तो 73rd अमेंडमेंट के बाद इनको आवश्यकता महसूस हुई कि पंचायती राज संस्थाओं को अब निश्चित कार्यकाल प्रदान किया जाना चाहिए, इनका जो टेन्योर फिक्स किया जाना चाहिए। तो इनका टेन्योर फिक्स कर दिया गया 5 वर्ष। 5 वर्ष के बीच में ये आप सबको पता होगा कि 5 वर्ष के बीच में किन्हीं कारणों से अगर कोई जिला परिषद सदस्य है, पंचायत समिति सदस्य है या ग्राम पंचायत का कोई वार्ड पंच है या अध्यक्ष है, अगर किन्हीं कारणों से अगर वो इस्तीफा देता है उसको राज्य सरकार टर्मिनेट कर देती है या उसकी असामयिक मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्थिति में इसी एक्ट में प्रावधान किया गया, इस 73rd अमेंडमेंट में प्रावधान किया गया कि ऐसी स्थिति के अंदर 6 माह के अंदर वापस चुनाव है वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किए जाएंगे। स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसके द्वारा किए जाएंगे। इससे अगला टॉपिक यही है कि अब 73rd अमेंडमेंट के बाद राज्य के अंदर एक राज्य निर्वाचन आयोग की विषय गठन है वो किया गया कि आर्टिकल 243 में ये गठन किया गया कि पंचायती राज जो संस्था है इनका जो चुनाव है, इनका जो इलेक्शन है वो किसके द्वारा किया जाए। तो 73rd अमेंडमेंट के बाद में प्रावधान किया गया कि क्यों नहीं हम स्टेट के अंदर एक इलेक्शन कमीशन बनाए, एक स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा और वो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो ही पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव वो करवाएगा। तो पहली बार 73rd अमेंडमेंट के बाद में आर्टिकल 243 में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन है वो किया गया। राज्य निर्वाचन आयोग कौन कौन से कार्य करता है इसके लिए हम पहले से वीडियो बना चुके हैं, तो आप लोग उस वीडियो को एक बार देख लेना। वैसे आप सबको याद होगा क्योंकि लॉकडाउन में आपके पास और कोई काम है नहीं, मुझे आशा है कि आप सभी लोग पढ़ रहे हैं। तो उसके बाद अगली विशेषता ये कि राज्य निर्वाचन आयोग गठन किया गया, स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया। 73rd अमेंडमेंट की अगली विशेषता है स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग गठन किया गया। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। ये कौन से आर्टिकल में था? ये आर्टिकल 243I में गठन किया गया। हालांकि आर्टिकल 243Y में इसी राज्य वित्त आयोग का गठन है वो अर्बन लोकल बॉडीज के लिए किया गया। जैसे अर्बन लोकल बॉडीज के लिए यही पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए, अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन के लिए भी स्टेट इलेक्शन कमीशन का प्रावधान किया गया, वो किया गया आर्टिकल 243। ये हम बाद में देखेंगे क्योंकि हम आगे जाएंगे उस समय पढ़ लेंगे इसको। तो स्टेट अगली विशेषता क्या होगी इसकी? स्टेट फाइनेंस कमीशन। स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या करेगा कि स्टेट जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है, स्टेट के पास जो राजस्व संग्रहण हो रहा है, उस राजस्व संग्रहण में से, उस रेवेन्यू कलेक्शन में से पंचायती राज संस्थानों को कितना वित्त है फाइनेंस और ट्रांसफर किया जाए, कितना टैक्स है वो ट्रांसफर किया जाए, इसका निर्धारण है वो इस राज्य वित्त आयोग के द्वारा किया जाएगा। उसके अलावा राज्य जो पंचायती राज संस्थाएं हैं इनको सशक्त करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को कौन कौन से वित्तीय उपाय करने चाहिए, राज्य सरकारों को कौन कौन से कर है वो पंचायती राज संस्थाओं को ट्रांसफर करने चाहिए, ये सारी रिकमेंडेशंस है वो इस राज्य वित्त आयोग के द्वारा की जाती है। तो इसके लिए भी आप राज्य वित्त आयोग जो मैंने आपको पढ़ाया था स्टेट फाइनेंस कमीशन, उसको आप देख लेना स्टेट फाइनेंस कमीशन में कौन कौन से कार्य होते हैं। तो अगली विशेषता क्या होगी इसकी? स्टेट फाइनेंस कमीशन। अब इसकी अगली विशेषता, एक बड़ी विशेषता और है कि 73rd अमेंडमेंट के बाद में जो पंचायती राज संस्थाएं थी इनके जो कार्य निश्चित कर दिए गए कि पंचायती राज संस्थाएं कौन कौन से कार्य करेगी। तो ये प्रावधान है आर्टिकल 243G में किया गया कि पंचायती राज संस्थाएं कौन कौन से काम करेगी। तो इसके 2 ही काम बताए गए, सामाजिक व आर्थिक कार्यक्रम। कि सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रम बनाएगी ये पंचायती राज संस्थाएं, और दूसरा कार्य इन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करेगी कि लोकल लेवल पर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स है वो इन पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा बनाए जाएंगे, स्कीम्स बनाई जाएगी, और दूसरा ऐसा काम है इन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये इसके 2 कार्य कर देगी, निश्चित कार्य कर देगी। फिर इसमें आरक्षण का प्रावधान किया गया, इसमें रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया
कि जो पंचायती राज संस्थाएं इसमें महिलाओं को आरक्षण दिया गया, आप सभी पता है, महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन दिया गया, 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई महिलाओं के लिए, कि 73rd अमेंडमेंट के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के प्रयास भी हुए, वुमेन एम्पावरमेंट के प्रयास भी है कि महिलाओं को अगर सशक्त करना है तो उनकी पॉलिटिक्स में भी इनका प्रेजेंटेशन होना चाहिए, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए महिलाओं के लिए 1/3 रिजर्वेशन की बात अब वो की गई, किसमें, इस एक्ट के माध्यम से इस रिजर्वेशन की बात अब वो की गई। उसके अलावा इसमें ST, SC और OBC इनके आरक्षण की बात भी 73rd और 74th अमेंडमेंट में की गई। पंचायती राज व्यवस्था में, पंचायती राज सिस्टम के अंदर 1/3 महिलाओं को तो रिजर्वेशन हो गई, पर हमारी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में, हमारी जनसंख्या के अनुपात में ST, SC और OBC इनको भी पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण प्रदान किया जाएगा। तो ये आरक्षण व्यवस्था भी की गई। उसके बाद में इसमें एक 11th शेड्यूल का प्रावधान किया गया, 11वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया, जिसमें टोटल 29 सब्जेक्ट हैं, टोटल 29 विषयों का प्रावधान किया गया, टोटल 29 विषय। हालांकि कौन कौन से सब्जेक्ट है, कौन कौन सब्जेक्ट है स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेगी, किसको, इन पंचायती राज संस्थाओं को ये पूरा का पूरा छोड़ दिया किसके ऊपर, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। हालांकि ये गलत कदम था, इसी कारण बहुत सारे स्टेट है जिन्होंने अब तक या तो आधे ही सब्जेक्ट ट्रांसफर किए लोकल गवर्नमेंट को या पंचायती राज संस्थाओं को, और कुछ ने लगभग 2/3 जो सब्जेक्ट्स है वो अभी तक पंचायती राज संस्थाओं को ट्रांसफर किए, क्योंकि राज्य सरकार नहीं चाहती कि उनके अधिकारों में किसी प्रकार की कमी आए। तो 11th शेड्यूल का प्रावधान किया गया। फिर इसमें प्रावधान किया गया लेखा परीक्षण का। हमने देखा था कि अशोक मेहता कमेटी ने कहा था कि जो पंचायती राज संस्था है इनकी समय समय पर ऑडिटिंग हो। तो अब पंचायती राज जो व्यवस्था है उसमें 73rd अमेंडमेंट के माध्यम से इस लेखा परीक्षण का प्रावधान भी किया गया कि पंचायती राज संस्थाओं का समय समय पर लेखा परीक्षण, ऑडिटिंग है वो की जाएगी। उसके बाद इसकी अगली विशेषता ये है कि पंचायती राज जो व्यवस्था है इसमें इसको अपनाने में कुछ राज्यों को उस समय छूट दी गई। वो राज्य कौन कौन से, हमें पता होना चाहिए, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। तो वो राज्य कौन कौन से हैं, आपका नागालैंड है, उसके बाद में आपका मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, उसके अलावा आपका दार्जिलिंग का कुछ हिस्सा है, दार्जिलिंग का जहाँ पर गोरखा हिल काउंसिल काम करती है। वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग जगह है, वहाँ पर गोरखा हिल्स काउंसिल काम करती है। वहाँ पर भी इन संस्थाओं के, इन पंचायती राज संस्थाओं गठन से इनको मुक्त किया गया। तो ये इसकी बड़ी विशेषता है। उसके अलावा इसमें आपका जो है मेघालय भी, मेघालय स्टेट को भी एग्जेम्प्ट किया गया है कि वो चाहे आजा। इन सभी स्टेट्स को एग्जेम्प्ट किया गया किससे, इस 73rd अमेंडमेंट से। सबसे पहले नागालैंड है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग जिला है, उसके अलावा जम्मू कश्मीर है। इन सभी राज्यों में 73rd अमेंडमेंट से इनको एग्जेम्प्ट किया गया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके प्रीलिम्स से पूछ सकते हैं। उसके अलावा इसकी अगली विशेषता है, इस 73rd अमेंडमेंट के बाद में राज्य के लिए कुछ प्रावधान है वो अनिवार्य किए गए, कुछ प्रावधान है कंपलसरी किए गए, और कुछ प्रावधान है वो ऑप्शनल किए गए। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से जो कार्य हैं या कौन कौन से, ये हम अभी देख रहे हैं कि कौन कौन से प्रावधान है जिनको अनिवार्य किया गया और कौन कौन से प्रावधान है जिनको स्वैच्छिक किया गया। तो एक बार हम इधर अनिवार्य प्रावधान देख लेते हैं कि स्टेट के लिए कंपल्सन था कि वो इन प्रावधानों को अपनाएं। सबसे पहले है इसमें ग्राम सभा का प्रावधान कि 73rd अमेंडमेंट के माध्यम से ये प्रत्येक स्टेट के लिए ये कंपलसरी कर दिया गया कि उनको ग्राम सभा का गठन करना पड़ेगा। उसके बाद में दूसरा प्रावधान किया गया कि तीनों स्तर पर जो सदस्य हैं उनका चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से किया जाएगा। दूसरा कंपलसरी प्रावधान ही किया गया। तीसरा प्रावधान ये किया गया कि सभी स्टेट हैं वो महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन उपलब्ध कराएंगे। ये महिलाओं को अगर सशक्त करना है तो हमें 1/3 महिलाओं को
ये जो आरक्षण है वो प्रदान करना पड़ेगा। उसके अलावा इसमें जो भी सदस्य चुने जाएंगे इनकी न्यूनतम आयु है वो है 21 साल कर देगी। जो मिनिमम एज है कि अगर कोई व्यक्ति पंचायत समिति, जिला परिषद या फिर वार्ड पंच का देव चुनाव लड़ना चाह रहा है तो इसके लिए मिनिमम जो आयु है वो होगी कितनी, 21 वर्ष। उसके अलावा कंपल्सरी ये भी किया गया कि सभी राज्य वित्त आयोग का गठन करेंगे और सभी राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भी करेंगे। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, क्या क्या कंपल्सरी किया गया स्टेट के लिए। सबसे पहले ग्राम सभा का प्रावधान है। दूसरा, तीनों स्तर पर जो सदस्य होंगे, तो 3 tier सिस्टम है, चाहे वार्ड पंच हो, चाहे जिला परिषद सदस्य हो, चाहे पंचायत समिति सदस्य हो, इनका चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से करवाया जाएगा। महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन दिया गया, महिलाओं को 1 तिहाई आरक्षण दिया गया। इनके लिए न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष की गई, 21 की गई। तो 21 साल का व्यक्ति ही ये चुनाव लड़ सकता है। उसके अलावा इसमें एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान है वो भी किया गया है। उसके अलावा हम मान सकते हैं कि इसका एक अनिवार्य प्रावधान और है। इसमें इसका एक अनिवार्य प्रावधान ये है कि जो कार्यकाल है वो प्रत्येक स्टेट में 5 वर्ष ही होगा। यदि 5 वर्ष के अंदर किसी व्यक्ति की असामयिक मृत्यु होती है, उसको टर्मिनेट कर देते हैं सदस्यता से, तो ऐसी स्थिति के अंदर 6 माह में वो स्टेट है, वहाँ का जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो इनके चुनाव करवाएगा। तो ये सारे प्रावधान है वो अनिवार्य प्रावधान के अंतर्गत है कि ये प्रावधान है, ये जो प्रोविजंस है, ये सारे प्रावधान है तो प्रत्येक स्टेट को अपने स्टेट में लागू करने पड़ेंगे। लेकिन इसमें कुछ प्रावधान ऑप्शनल कर दिए गए कि स्टेट चाहे तो उनको लागू कर सकता है, स्टेट चाहे तो लागू ना भी करे। जैसे सबसे पहला है, अब हम देख रहे हैं स्वैच्छिक प्रावधान कौन कौन है। सबसे पहला प्रावधान है विषयों का हस्तांतरण। कि मैं देखा था कि जो सब्जेक्ट्स हैं 11 शेड्यूल के अंदर आपने देखा था 29 सब्जेक्ट हैं। 11वीं सूची में हम देखा था कि इसमें 29 विषयों का प्रावधान किया गया कि ये स्टेट के ऊपर छोड़ दिया गया कि स्टेट को कितने सब्जेक्ट है वो इन पंचायती राज संस्थानों को ट्रांसफर करे, ये स्टेट के ऊपर छोड़ दिया गया। ओबीसी को कितना रिजर्वेशन दिया जाएगा पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में, कि ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में कितना रिजर्वेशन दिया जाए, ये भी उस स्टेट के ऊपर छोड़ दिया गया, ये भी उस स्टेट पर छोड़ दिया गया। उसके अलावा पंचायतों को कौन कौन से वित्तीय अधिकार दिए जाने चाहिए, कौन से इनके पास फाइनेंशियल राइट्स होने चाहिए, कौन कौन से इनके पास वित्तीय अधिकार होने चाहिए, ये भी उस स्टेट के ऊपर ही छोड़ दिया गया। उसके अलावा बहुत सारी पंचायत जो होती हैं, जैसे आपने देखा होगा पंचायत समिति में सदस्य एमएलए भी होता है, जिला परिषद के सदस्य वो एमएलए भी होता है, एमपी भी होता है। ये पर आपने देखा होगा, आप जब जिला परिषद की मीटिंग देखोगे या एक जिला नियोजन समिति होती है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होती है, उसके सदस्य राज्य सरकार के नॉमिनेटेड मेंबर भी होते हैं, राज्य सरकार के मनोनीत सदस्य भी होते हैं, एमपी भी, उस जिले का एमपी भी सदस्य होगा जिला नियोजन समिति का, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का, और उस जिले के सभी एमएलए भी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के सदस्य होते हैं। पर कौन कौन से व्यक्ति इस डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के सदस्य होंगे, ये भी छूट है वो उस स्टेट को दी गई कि वो स्टेट खुद निर्धारित करेगा कि उसके स्टेट में चाहे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो, चाहे पंचायत समिति हो, इसके सदस्य कौन होंगे। ये सभी अधिकार हैं वो भी दिए गए किसको, राज्यों को। तो ये सारे अधिकार ऑप्शनल है, स्वैच्छिक है। सबसे पहले विषयों का स्थानांतरण है, ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट्स है। ये जो 29 सब्जेक्ट्स हैं 11 शेड्यूल के, वो कौन कौन सब्जेक्ट है वो ट्रांसफर किए जाए वो स्टेट निर्धारित करेगा। दूसरा, ओबीसी को कितना रिजर्वेशन दिया जाए, ये पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में दिया जाएगा, ये जनसंख्या के अनुपात में दिया जाएगा, ये भी निर्धारित कौन करेगा, इसका भी निर्धारण इन राज्य सरकारों के द्वारा किया जाएगा। फिर तीसरा है कि पंचायती राज संस्थाओं को कौन कौन से वित्तीय अधिकार दिए जाएं, इसका निर्धारण भी कौन करेगा, ये भी राज्य के द्वारा किया जाएगा। तो ये सारे प्रावधान है वो स्वैच्छिक ऑप्शनल है, राज्य सरकार चाहे उस तरीके से इनको अप्लाई कर सकती है, लेकिन ये सारे के सारे प्रावधान है ये कंपल्सरी है। ये सभी कार्य या ये सभी प्रावधान है प्रत्येक राज्य को अपने अंदर अपने यहाँ पंचायती राज व्यवस्था में लागू करने पड़ेंगे। तो ये हमने देख लिया अभी 73rd अमेंडमेंट की मुख्य विशेषताएं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अभी
उसके बाद आता है पंचायती राज व्यवस्था का मूल्यांकन, कि हम अगर इवेल्युएशन करेंगे पंचायती राज व्यवस्था का कि पंचायती राज व्यवस्था है, हालांकि उसको लागू हुए तो हमें लगभग 70 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इसको हमने जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेस दिया, हमने इसको संवैधानिक आधार प्रदान किया, जो कि हमने इसको 92-3 में किया था। 92-3 के बाद जो इनको राइट्स दिए गए, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल बेस दिया गया, उसके बाद आज हम पंचायती राज व्यवस्था को कहाँ पाते हैं कि हमारे जो पंचायती राज संस्थान है वो कितने सफल रहे, कितने असफल रहे, इनकी कौन कौन सी कमियां हैं, हम इन कमियों को किस प्रकार सुधार सकते हैं, वो हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो हम इसका मूल्यांकन करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी कमियां, पंचायती राज जो व्यवस्था उसकी कमियां कौन कौन सी। सबसे पहले कमी है फंड की कमी। फंड की कमी कि हालांकि पंचायती राज व्यवस्था है उसकी भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हालांकि आपको लगेगा कि हर बात में 3F को लेता है, पर ये हर इंस्टीट्यूशन की प्रॉब्लम है भारत में, कि भारत में जो इंस्टीट्यूशन है उनकी प्रॉब्लम 3F ही है। इनके पास एक तो फंड नहीं है, दूसरा इनके पास फंक्शन नहीं है, और तीसरा इनके पास फंक्शनरीज नहीं है, इनके पास कार्य करने के लिए कर्मचारी नहीं है। तो सबसे पहली जो पंचायती राज जो व्यवस्था है उसकी कमी है, उसकी जो कमी है वो है फंड की कमी। इनके पास फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं है, इनके पास वित्तीय संसाधन नहीं है। फंड की कमी क्यों है? क्योंकि राज्य सरकार या तो इनको जो कर है वो बहुत ही सीमित प्रदान करती है, कि राज्य सरकार ये कौन कौन से टैक्स कलेक्ट करेगी, कौन कौन से टैक्स कलेक्शन में काम करेगी, इसको लेकर राज्य सरकार इनको अधिकार नहीं देती। क्योंकि हमने अभी देखा था कि जो वित्तीय अधिकार है पंचायती राज संस्थाओं को वो राज्य के द्वारा दिया जाएगा, राज्य चाहे उतने इनको वित्तीय अधिकार दे सकता है। पर सबसे बड़ी कमी देखने को मिली कि राज्य इनको कर लगाने के अधिकार बहुत ही सीमित मात्रा में देता है। किसको? इन पंचायती राज संस्थाओं को। दूसरा, पंचायती राज संस्थाओं के लिए वित्त का जो स्रोत है वो है राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन है। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन जो सलाह देता है कि कितना रेवेन्यू है वो ट्रांसफर किया जाए, किसको? इन पंचायती राज संस्थाओं को। तो कितना रेवेन्यू ट्रांसफर किया जाए, इसको लेकर जो राज्य वित्त आयोग है इसकी जो एडवाइस है वो कंपलसरी नहीं है, वो कंपल्सन नहीं स्टेट के ऊपर, राज्य सरकार के ऊपर बाध्य नहीं है कि राज्य सरकार इसकी सिफारिशों को माने। इससे भी कहीं न कहीं इनके पास फंड की कमी रेज होती है। तो सबसे पहली जो कमी है पंचायती राज व्यवस्था की वर्तमान अगर हम देखें तो वो है फंड की कमी। और इसमें कहीं न कहीं जो बड़ी भूमिका है वो राज्य सरकार की है, कि राज्य सरकार है उसको, या राज्य सरकार के कारण ही, राज्य सरकार की अनिच्छा के कारण ही इनके पास फंड की कमी हमेशा बनी रहती है। दूसरी जो कमी है वो है इसकी राज्य सरकार का अत्यधिक हस्तक्षेप, क्योंकि हमने यहाँ पर नियम बनाने की शक्ति पंचायती राज को लेकर, पंचायती राज को लेकर कोई भी अमेंडमेंट करने की शक्ति है, वो कुछ शक्तियाँ वो इन राज्य सरकारों को दे रखी है। तो राज्य सरकार उन शक्तियों के नाम पर ज़बरदस्त इंटरफेयर करती है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है। डिस्ट्रिक्ट जो प्लानिंग कमेटी है, राज्य जो जिला नियोजन जो समिति है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है, इसके कुछ सदस्य मनोनीत होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं, और ये मनोनीत सदस्य हैं, ये मनोनीत किए जाते हैं किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। और ये मनोनीत सदस्य हैं, ये इस डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में दादागिरी करते हैं, जबकि ये केवल नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसमें कहीं न कहीं जो दूसरी कमी है पंचायती राज संस्थाओं की, तो वो यही है कि राज्य सरकार का इन संस्थाओं में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप है, इंटरफेरेंस है। तीसरी कमी है कि राज्य सरकार की इच्छा शक्ति में कमी, कि राज्य जो स्टेट गवर्नमेंट है उसमें विल पावर नहीं है, उसकी इच्छा शक्ति में कमी है, कि राज्य सरकार नहीं चाहती कि ये संस्थाएं सुदृढ़ हो, ये संस्थाएं एम्पावर हो। इसलिए राज्य सरकारें जो उनको, मैंने आपको बताया था कि 11 शेड्यूल के बाद में, 11वीं अनुसूची के बाद में इनको जो 29 सब्जेक्ट ट्रांसफर किए गए थे, वो सब्जेक्ट्स है वो अभी तक इन पंचायती राज संस्थाओं को ट्रांसफर है वो नहीं किए गए। तो इसकी अगली कमी है कि 11 शेड्यूल के बाद में जो 29 सब्जेक्ट दिए गए वो पूरे तरीके सब्जेक्ट है उनको ट्रांसफर नहीं किए गए। उसके बाद सबसे बड़ी जो कमी है पंचायती राज संस्थानों की, हमने पंचायती राज संस्थान के माध्यम से हमने बात की कि हम 73rd अमेंडमेंट के बाद में कहीं न कहीं महिला सशक्तिकरण करेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट का काम करेंगे। कैसे करेंगे? कि हमने महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन दिया, महिलाओं को 1 आरक्षण का प्रावधान किया गया महिलाओं के लिए। लेकिन महिलाएं जो है वो पंचायती राज संस्थाओं में काम नहीं करके, या तो महिलाओं के पति के द्वारा काम किया जाता है, या फिर वर्तमान में जो अभी जो हम देखने को मिल रहे हैं इन चुनाव में, वो ये कि जो महिलाओं का काम है वो उनके पुत्र के द्वारा
किया जाता है, वो एक तरह से प्रॉक्सी होते हैं वहाँ पर। तो ये जो एसपी अवधारणा है, सरपंच पति की अवधारणा है, उसने भी कहीं ना कहीं जो 73rd अमेंडमेंट है उसको कहीं ना कहीं इसने कमजोर किया है। उसके बाद इसकी अगली कमी आती है समन्वय का अभाव, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है कि समन्वय का अभाव है। किसमें समन्वय का अभाव है? राजनीतिक सदस्यों में, पॉलिटिकल मेंबर्स में और प्रशासनिक अधिकारियों में, कि इनमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं वो देखने को मिलते हैं। आपने देखा होगा, आप सुना भी होगा कि कई बार ये जो लड़ाई है वो होती है प्रधान वर्सेस बीडीओ, कई बार लड़ाई होती है सरपंच वर्सेस वीडीओ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम सेवक का नया नाम ग्राम विकास अधिकारी। कई बार ये लड़ाई होती है जिला प्रमुख वर्सेस सीईओ। ये लड़ाइयाँ आम है, हमें देखने को मिलती है। इसका मुख्य कारण क्या है कि इन दोनों के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं है, इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट रिलेशन वो डेवलप नहीं हो पाता। इससे भी कहीं ना कहीं पंचायती राज का जो उद्देश्य है, जो हमारा जो पंचायती राज सिस्टम है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो सीमित हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है। तो अगली सी कमी है किसका? समन्वय का अभाव। किसके अंदर समन्वय का अभाव? पॉलिटिशियन और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है या जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन और ना के बराबर होता है। उसके बाद आता है ग्राम सभा की बैठकों में अरुचि, कि 73rd अमेंडमेंट के बाद में हमने देखा कि ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का प्रावधान किया गया, और इन ग्राम सभा के सदस्य जो हैं वो कौन होते हैं? मैंने आपको बताया था, ग्राम सभा के सदस्य तो रजिस्टर्ड जो भी वोटर है, जिनका इलेक्टोरल रोल में, जिनका निर्वाचक नामावली में नाम है, वे सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। लेकिन ग्राम सभा के सदस्य की जब ग्राम सभा की बैठकें होती हैं, उन बैठकों में इन सदस्यों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो शून्य के बराबर होता है। ये यहाँ पर पहुँचते नहीं है, ग्राम सभा मीटिंग में भाग नहीं लेते। ग्राम सभा की मीटिंग से औपचारिक होती है, फॉर्मल होती है, घर घर जाकर ग्राम सेवक के द्वारा साइन करवा लिए जाते हैं कि मैं बैठक में था, मैं बैठक में था, जबकि वो सामान्य रूप से बैठक में नहीं होते। जबकि हम देखते हैं कि जो ग्राम की जो विकास की जो योजनाएं हैं वो इस ग्राम सभा में बनती है, लेकिन इस ग्राम सभा में जो ग्राम सभा के सदस्य हैं वो इन बैठकों में नहीं होते, क्योंकि उनका डिसइंटरेस्ट है किसमें? ग्राम सभा की होने वाली बैठकों में, कि उनको लगता है कि ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो ये भी पंचायत राज संस्थान की कमी है कि 73rd अमेंडमेंट के बाद में ग्राम सभा को सशक्त करने की बात की गई, इसको एम्पावर करने की बात की गई, लेकिन एम्पावर नहीं हो पाई क्योंकि लोगों का इसकी मीटिंग्स को लेकर डिसइंटरेस्ट है। उसके बाद लोगों में डिजिटल अवेयरनेस का भाव है, लोगों में डिजिटल अवेयरनेस का भाव है। ये हमारे जो प्रतिनिधि है, पंचायत प्रतिनिधि है, चाहे सरपंच हो, चाहे प्रधान हो, चाहे वार्ड पंच सदस्य हो, चाहे पंचायत समिति सदस्य हो, इनके पास कहीं न कहीं इनके पास डिजिटल अवेयरनेस नहीं है, इनके पास डिजिटल लिटरेसी नहीं है, जबकि अभी वर्तमान है वो डिजिटलाइजेशन का ज़माना है। तो कहीं न कहीं ये भी पंचायत राज एक कमी है। उसके बाद एक कमी देखने मिलती है कि हमारे यहाँ लेखा परीक्षण का प्रावधान तो किया गया 73rd अमेंडमेंट के बाद में, लेकिन ये प्रावधान वो फॉर्मल है, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट वो नहीं देखा गया, क्योंकि हम देखते हैं कि पंचायत राज संस्थाओं में बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, बहुत सारे भ्रष्टाचार होते हैं। तो ये भ्रष्टाचार इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं जो होने वाले जो लेखा परीक्षण है, पंचायत राज संस्थाओं के ऊपर किया जाने वाला जो लेखा परीक्षण है, ऑडिटिंग है, वो फॉर्मल होती है, और इससे कहीं न कहीं करप्शन है वो प्रमोट होता है। उसके बाद एक जो मुख्य कमी है वो हमने देखा था फंक्शनरीज की, कि पंचायती राज संस्थाएं इनके पास कर्मचारी नहीं है, कहीं न कहीं इनके पास कर्मचारी कमी है। तो कहीं न कहीं पंचायती राज संस्था की, पंचायती राज व्यवस्था की एक बड़ी कमी ये भी है, इनके पास ह्यूमन रिसोर्स है वो बहुत कम है, इनके पास फंक्शनरीज है वो लिमिटेड है, और वो लिमिटेड तरीके से भी सभी लोग काम कर रहे हैं। तो ये हम पंचायती राज व्यवस्था को अगर मूल्यांकन करें तो हम पंचायती राज व्यवस्था को यहाँ पर खड़ा पाते हैं। कहीं न कहीं इनके पास, पहले मैंने आपको कमी बताई, फंड की कमी है, दूसरा राज्य सरकार का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, स्टेट गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है, तीसरा स्टेट गवर्नमेंट की विल पावर नहीं कि वो इनको ज़्यादा सब्जेक्ट ट्रांसफर करे, ज़्यादा कार्य ट्रांसफर करे। उसके बाद में एसपी की जो उदाहरण है, सरपंच पति या सरपंच पुत्र की उदाहरण है, इसने पंचायती राज व्यवस्था को कमजोर किए। ये कोऑर्डिनेशन का भाव है यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था में किसके मध्य? इन पॉलिटिशियन और प्रशासनिक अधिकारियों के मध्य। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर, वो आप देख लेना एक बार। ग्राम सभा की जो बैठकें होती हैं, इनमें जो ग्राम सभा सदस्य हैं वो इनमें भाग नहीं लेते हैं। उसके अलावा
जो पंचायती राज जो संस्था इनके जो सदस्य मेंबर है, इनके पास डिजिटल अवेयरनेस नहीं होती है, डिजिटल लिटरेसी नहीं होती है, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। फिर हमने जब 73rd अमेंडमेंट के बाद में हमने लेखा परीक्षण का औपचारिक प्रावधान किया गया, ये भी प्रावधान मैं आपको पहले बता चुका है, औपचारिक प्रावधान है। इससे कहीं ना कहीं प्रमोट होता है क्या, करप्शन, हमें बड़े बड़े जो स्कैम्स हो हमें सुनने को मिलते हैं। और पंचायती राज व्यवस्था की एक बड़ी कमी ये भी है, इनके पास मानव संसाधन उसकी कमी है। ये सारी पंचायती राज व्यवस्था की कमी है। अब हम आगे देखते हैं। कमियों के बाद हम देखेंगे समाधान या सुझाव कि हम पंचायती राज संस्थाओं को किस प्रकार और अधिक एम्पावर वो कर सकते हैं और अधिक इनको हम शक्तिशाली कैसे बनाएं। तो इसके लिए बहुत सारे सुझाव हैं। सबसे पहला सुझाव है पंचायत बजटिंग। सबसे पहला सुझाव देखने को मिलता है वो पंचायत बजटिंग। पंचायत बजटिंग क्या है, आप सभी ने देखा होगा, जेंडर बजटिंग है कि कोई बजट होता है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट हो, उन बजट्स के अंदर महिलाओं के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया जाता है। महिलाओं से संबंधित बहुत सारी योजनाएं, इनका प्रावधान अलग तरीके से किया जाता है। उस तरीके से नया कंसेप्ट डेवलप हो रहा है जिसको बोलते हैं चाइल्ड बजटिंग, कि बच्चों के लिए भी अलग से बजट का प्रावधान किया जाने लग गया है। तो ऐसा प्रावधान क्यों नहीं अपने बजट में हम पंचायत बजटिंग का भी करें कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए हमारे बजट में अलग से हम एलोकेशन करें, जिसको हम बोलते हैं पंचायत बजटिंग। तो पंचायत बजटिंग का कंसेप्ट इसको अपनाया जाए ताकि कहीं न कहीं इनके पास जो वित्त का कमी है, इनके पास जो फंड की कमी है, उसको दूर किया जा सके। पहला सुझाव है पंचायत बजटिंग। दूसरा है कार्य हस्तांतरण। इनके पास जो 11 शेड्यूल के बाद में इनको जो कार्य दिए गए, इनको सब्जेक्ट दिए गए हैं, वो सब्जेक्ट राज्य सरकार को इनको पूरे तरीके से इनको ट्रांसफर किए जाने चाहिए ताकि पंचायती राज व्यवस्था और अधिक सशक्त हो और वो फ्रीली काम कर सके। तो राज्य सरकारों को इनको अधिक से अधिक कार्य हस्तांतरण करने चाहिए। फिर राज्य सरकारों को इनमें जो पंचायती राज संस्थाएं हैं यहाँ पर कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि पंचायती राज संस्थाओं के राज्य सरकार को मेंबर्स को चाहे टर्मिनेट करना हो चाहे सस्पेंड करना हो, ये सारे अधिकार हैं वो पंचायती राज संस्थानों के अंदर, पंचायती राज संस्थाओं संबंधित अधिकार हैं वो राज्य सरकारों को दिए गए। तो हमें देखा था कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें राजनीतिक जो सदस्य हैं, पॉलिटिकल मेंबर, और जो हमारे प्रशासनिक सदस्य होते हैं, वीडियो ACO CEO, इनके मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं होते। तो इनके बीच में सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करने के लिए हमें समय समय पर सेमिनार है या कॉन्फ्रेंसेज है, ये करवाई जानी चाहिए हमारे द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा। राज्य सरकार ऐसी कॉन्फ्रेंसेज करवाती है, कहाँ पर करवाती है, IGPRS में, इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान है, उसमें समय समय पर सौहार्दपूर्ण संबंध डेवलप करने के लिए, कोऑर्डिनेट रिलेशन डेवलप करने के लिए एक सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेज वो करवाई जाती है। उसके बाद आता है प्रशिक्षण की व्यवस्था, कि हमने बात की थी कि पंचायती राज जो सदस्य हैं उनके पास डिजिटल अवेयरनेस नहीं है, उनमें डिजिटल लिटरेसी नहीं है। तो इसको प्रमोट करने के लिए क्यों नहीं हम उनको समय समय पर ट्रेनिंग दें, ट्रेनिंग के अरेंजमेंट्स करें। राज्य सरकार है, इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करें। मानव संसाधन की उपलब्धता है, तो जिनके पास फंक्शनरीज नहीं है या काम करने के लिए कर्मचारी नहीं है, तो राज्य सरकार को चाहिए कि वो बड़े लेवल पर यहाँ पर कर्मचारियों की नियुक्ति करे, भर्तियाँ करवाए, नियुक्ति करे। उसके बाद आता सोशल ऑडिटिंग, कि अगर पंचायती राज संस्थाओं में करप्शन हो रहा है, उस करप्शन को रोकने का एक बड़ा माध्यम सोशल ऑडिटिंग हो सकता है। हालांकि सरकार है अभी बड़े लेवल पर सोशल ऑडिटिंग प्रमोट कर रही है। मनरेगा में करप्शन कम होने का एक बड़ा रीजन है वो सोशल ऑडिटिंग है। फिर उसके बाद में क्यों नहीं हम स्टेट जो फाइनेंस कमीशन है, मैंने आपको कहा था कि राज्य सरकार जो पंचायती राज संस्था है, इनके पास वित्त की कमी का एक बड़ा कारण ये भी है कि कहीं न कहीं जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है, इनकी सलाह है वो राज्य सरकारों के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो क्यों नहीं ये अमेंडमेंट किया जाए और वित्त आयोग की जो सिफारिश है वो राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी की जाए, कंपलसरी की जाए। इससे भी कहीं न कहीं उनके पास जो फंड की कमी है वो दूर होगी। और राज्य सरकारों को चाहिए कि वो जो पंचायती राज संस्था है, इनको टैक्स कलेक्शन के लिए जो टैक्स है, वो बहुत सारे टैक्स वो लगाने का अधिकार है वो पंचायती राज संस्थानों को दे। और उसके बाद SP जैसी स्थिति में एक मैसेज देने के लिए राज्य सरकारों को कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी कि यदि प्रोक्सी तरीके से अगर कोई कार्य कर रहा है, अगर महिला सरपंच चुनी गई, उसका पति या पुत्र है उसकी जगह कार्य कर रहा है, तो वहाँ पर राज्य सरकार को प्रभावी कार्रवाई करनी पड़ेगी, मैसेज देना पड़ेगा। ऐसे
सरपंचों को निलंबित करना पड़ेगा, सस्पेंड करना पड़ेगा, टर्मिनेट करना पड़ेगा। इसके बाद में इस मैसेज से कहीं ना कहीं जो एसपी अवधारणा है, सरपंच पति या सरपंच पुत्र की अवधारणा है, वो कमजोर हो सकती है। उसके बाद थोड़ा हमें फैक्चुअल अगर हम देखें तो हमें पूछ ले कि आपके अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक सशक्त किस प्रकार से बनाया जा सकता है, तो हम ये सारे पॉइंट्स लिखेंगे। पर हमारे पॉइंट्स में थोड़ा सा फैक्ट्स भी होना चाहिए। तो सेकंड एआरसी आप सबको पता है, वीरप्पा मोइली के नेतृत्व में सेकंड एआरसी का, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन का, ये एआरसी का मतलब है प्रशासनिक सुधार आयोग, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। तो सेकंड एआरसी की सिफारिशें भी है कुछ कि हम किस तरीके से पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक सशक्त बना सकते हैं। इसको लेकर जो सेकंड एआरसी वीरप्पा मोइली के नेतृत्व में जो सेकंड एआरसी बनाया गया था, इसकी कुछ सिफारिशें हैं। इसमें सबसे पहले यही है इसकी सिफारिश की इनके पास कहीं न कहीं फंक्शनरीज की कमी है, इनके पास कर्मचारियों की कमी है, और यहाँ पर जो कर्मचारी अपॉइंट किए जाते हैं वो चूंकि राज्य सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होती है। राज्य सरकार भी कई बार जानबूझकर यहाँ पर फंक्शनरीज को नहीं लगाती, क्योंकि ये कहीं न कहीं राज्य सरकार के ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन को बढ़ाता है। तो क्यों नहीं इनके लिए एक स्थानीय कैडर की व्यवस्था की जाए, एक लोकल कैडर की व्यवस्था की जाए कि राज्य जो पंचायती राज संस्थाएं हैं वे स्वयं अपने यहाँ भर्ती करवा के और फंक्शनरीज का अपॉइंटमेंट करें या कर्मचारियों की नियुक्ति करें। कौन? स्वयं पंचायती राज संस्थाएं। तो कहीं न कहीं यहाँ पर जो फंक्शनरीज की कमी है इसको हम दूर कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था मैं आपको बता दूं भारत में कर्नाटक में की गई। यहाँ पर जो फंक्शनरीज है वे स्वयं पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। पर यदि हम एक तरह सेकंड ईआरसी का भी मानना था कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं वो एकदम स्थानीय कैडर को डेवलप नहीं कर सकती हैं, लोकल जो कैडर उसको डेवलप नहीं कर सकती है, लोकल कैडर में अपॉइंटमेंट नहीं करती है, कर सकती है एकदम से। तो यहाँ पर प्रतिनियुक्ति की व्यवस्था हो, डेपुटेशन की व्यवस्था हो कि यहाँ पर डेपुटेशन पर कर्मचारी लगाए जाएं, लेकिन ये कर्मचारी हैं वो पंचायत की सहमति पर लगाए जाएंगे। इसका मतलब राज्य सरकारें हैं यहाँ पर डेपुटेशन जो है वो अपनी मनमर्जी से नहीं करेगी, वो पंचायत की सलाह के बाद ही यहाँ पर कर्मचारियों को डेप्यूट किया जाए। उसके बाद में हमने देखा कि निर्वाचन संबंधी कार्रवाइयों का अधिकार, कि निर्वाचन को लेकर पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचन को लेकर कार्रवाई का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया कि राज्य सरकार इलेक्शनों को लेकर कार्रवाई करती है, इलेक्शनों को लेकर डिसीजन लेती है। ये डिसीजन और समय समय जिला कलेक्टर या आप देखते होंगे जिला कलेक्टर के द्वारा, चाहे डिविजनल कमिश्नर के द्वारा या फिर ACS पंचायत है इनके द्वारा ली जाते हैं। एक तरह से राज्य सरकार है वो निर्वाचन को लेकर डिसीजन लेती है। तो ये डिसीजन है कई बार बायस्ड होते हैं। तो सेकंड ईआरसी की सिफारिश थी कि इस बायसनेस को रोकने के लिए क्यों नहीं निर्वाचन संबंधी सारी कार्रवाइयाँ हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा की जाए, और स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो इस कार्रवाई की रिपोर्ट हो किसको दे? राज्यपाल को। तो ये कहीं न कहीं जो राज्य सरकार का इंटरफेरेंस होता है, राज्य सरकार कहाँ पर इंटरफेरेंस होता है? राज्य सरकार का इंटरफेरेंस होता है निर्वाचन को लेकर। तो इस इंटरफेरेंस को, इस हस्तक्षेप को कम है वो किया जा सकता है किसके द्वारा? ये कार्रवाई निर्वाचनों को लेकर सारी कार्रवाई वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा की जाए। एक इसकी सिफारिश ये भी थी कि राज्य सरकार को इन सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार, सस्पेंड करने का अधिकार है, चाहे इनको टर्मिनेट करने का अधिकार, इनको बर्खास्त करने का अधिकार है, वो दे रखा है किसको? राज्य सरकार को दे रखा है। तो ये मानना था सेकंड ईआरसी का कि ये सारे अधिकार है वो राज्य सरकार से ले ली जाने चाहिए, कि ये कहीं की राज्य सरकार है वो इन पंचायती राज संस्थाओं के अपनी मनमर्जी करती है कि क्योंकि पंचायती राज्य सरकार है उसको ये सारे राइट है वो दिए गए। तो ये राइट है ये वापस ली जानी चाहिए किससे? राज्य सरकार से। ये रिकमेंडेशन आपको पता होनी चाहिए। ये रिकमेंडेशन आपसे पूछे नहीं पूछे, हमारे आंसर को थोड़ा फैक्चुअल बनाने के लिए हम ये सारी रिकमेंडेशंस लिख सकते हैं, ये सारी सिफारिशें लिख सकते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक एम्पावर करने के लिए सेकंड ईआरसी की बहुत सारी सिफारिशें थी। पहली सिफारिश ये थी कि जो वहाँ पर जो फंक्शनरीज है कि पंचायती राज संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारी है इनकी रिक्रूटमेंट और इनके अपॉइंटमेंट स्वयं पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा किए जाए, जिसको बोलते हैं लोकल कैडर। ऐसे लोकल कैडर की व्यवस्था मैंने आपको बताया कहाँ पर की जा चुकी है? कर्नाटका में। दूसरा, जब तक ये व्यवस्था नहीं होती है तो जब तक वहाँ पर प्रतिनियुक्ति के द्वारा स्टाफ लगाया जाएगा, डेपुटेशन से दूसरे डिपार्टमेंट के स्टाफ को लगाया जाएगा, और वो स्टाफ है वो उस पंचायत की सहमति से राज्य सरकार लगाए, न कि राज्य सरकार
अपनी मनमर्जी से उस स्टाफ को डेपुटेशन के द्वारा थोप दे, ये नहीं होना चाहिए। तीसरा, निर्वाचन संबंधी सभी कार्रवाइयां, इलेक्शन को लेकर सारे के सारे जो कार्रवाइयां हैं वो राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। ये कार्रवाइयां राज्य सरकार के द्वारा नहीं की जाकर स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा की जाए, और स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो इसकी रिपोर्ट है वो राज्यपाल को समय समय पर दे। और लास्ट मैंने आपको बताया कि राज्य सरकार को सरपंच, प्रधान, इन सभी को टर्मिनेट करने का, सस्पेंड करने का इनको अधिकार दे रखा है। तो ये अधिकार का कहीं न कहीं दुरुपयोग करते हैं, इन राइट्स का मिसयूज करते हैं। तो सेकेंड आरसी का मानना था कि ये सारे जो राइट्स हैं वो राज्य सरकारों से ले लिए जाने चाहिए। ये सारे प्रयास करके हम पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक सशक्त है वो कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये हमारे समाधान सुझाव है। अब हम देखेंगे कि जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको सशक्त करने के लिए अभी तक और कौन कौन से प्रयास है वो किए गए। तो हमें 3-4 प्रयास होने चाहिए, हमें पता होने चाहिए। आपका पहला प्रयास ये है कि 2016 में 2016 की हम बात करें, 2016 में भारत सरकार का एक कार्यक्रम था जिसका नाम है ग्रामो या ग्राम उदय से भारत उदय की ओर। ये भारत सरकार का कार्यक्रम था। ये स्टार्ट हुआ था 14 अप्रैल 2016 को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। ये एमपी के मऊ से स्टार्ट किया गया था ये कार्यक्रम, और ये कार्यक्रम चला 24 अप्रैल 2016 तक। इसकी समाप्ति की गई जमशेदपुर, झारखंड से। इस अभियान का उद्देश्य ये था कि किस प्रकार से पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक सशक्त वो बनाया जाए। तो सबसे पहला एक बड़ा प्रयास था कि पंचायती राज व्यवस्था की सुदृढ़ीकरण के लिए, इनको और अधिक एम्पावर करने के लिए भारत सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया था। इसका नाम था ग्राम उदय से भारत उदय की ओर। और ये कार्यक्रम था, इसका मुख्य उद्देश्य मैं आपको बता चुका। पंचायती राज व्यवस्था को या पंचायती राज जो हमारा सिस्टम है इसको और अधिक सुदृढ़ किस तरीके से किया जाए, इसको लेकर विचार विमर्श किया गया। ये कार्यक्रम 14 अप्रैल 2016 से 24 अप्रैल 2016 तक चला। ये स्टार्ट है मऊ एमपी से हुआ था, और इसका जो अंत है वो जमशेदपुर झारखंड से हुआ। दूसरा, पंचायती राज संस्थाओं को एम्पावर करने के लिए दूसरा जो प्रावधान है वो किया गया अनिवार्य मतदान का। ये अनिवार्य मतदान का जो प्रावधान है वो किया गया गुजरात में, कि जो भी वोटर्स हैं वो अनिवार्य रूप से लोकल इलेक्शन से इनमें अपना वोट डालेंगे। दूसरा प्रयास किया गया। तीसरा प्रयास ये किया गया कि कहीं न कहीं अनपढ़ होने, निरक्षरता, इलिटरेसी भी पंचायती राज संस्था विकास में एक बाधक है, एक बाधक तत्व है, एक एलिमेंट है, एक फैक्टर है कि कहीं न कहीं पंचायती राज व्यवस्था डेवलप नहीं हो पा रही है, पंचायती राज व्यवस्था में विकास नहीं हो पा रहा है। तो कुछ राज्यों ने अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज किया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि नहीं, अगर राज्य सरकार ऐसे प्रयास कर रही है तो हम राज्य सरकार को डिमोटिवेट नहीं करेंगे। राज्य सरकार चाहे तो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान वो लागू कर सकती है। ऐसा प्रावधान हरियाणा और राजस्थान लागू किया था कि अगर पढ़े लिखे व्यक्ति अगर पंचायती राज व्यवस्थाओं को संभालेंगे या पंचायती राज संस्थाओं में कार्य करेंगे तो वो पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। तो इसके लिए एक प्रयास ये भी हुआ कि पंचायती राज जो सदस्य हैं उसको चुने जाने के लिए एक अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान कुछ स्टेट के द्वारा किया गया था। हालांकि ये जो प्रावधान है वो राजस्थान से वापस ले लिए गए, राजस्थान से इस प्रावधान को वापस ले लिए गए। उसके अलावा पंचायती राज संस्थाओं में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए विभिन्न प्रयास किए गए। कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक प्रयास ये किया गया, हम देखा होगा कि एक तो सोशल ऑडिटिंग को प्रमोट किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एक अधिकारी अपॉइंट किया गया जिसको बोलते हैं लोकल ओम्बुड्समैन। ये लोकल ओम्बुड्समैन पंचायती राज व्यवस्था में होने वाले भ्रष्टाचार को कहीं न कहीं कम करने का कार्य करता है, कम करने का प्रयास वो कर रहा है। ये इनोवेटिव जो प्रयास है या इनोवेशन है ये राजस्थान में किया गया। तो ये 3-4 प्रयास है, आपको पता होना चाहिए। हालांकि वो बहुत सारे प्रयास हैं, हम आगे आने वाले वीडियो में देख लेंगे, और आपको 3-4 प्रयास से पता होना चाहिए
कि हमारी पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए भारत सरकार या विभिन्न राज्य सरकारें हैं वो बहुत सारे कार्य कर रही हैं। चाहे भारत सरकार का प्रयास हो ग्राम उदय से भारोदय की ओर, चाहे आपका अनिवार्य मतदान का जो प्रावधान किया गया गुजरात में, ताकि लोकल जो इलेक्शन होते हैं लोकल गवर्नमेंट के या पंचायत राज जो संस्था इनके इलेक्शन होते हैं, इनमें स्थानीय मतदाता बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। अनिवार्य मतदान का प्रावधान किया गया, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान किया गया, कहाँ पर किया गया, हरियाणा और राजस्थान में किया गया। और लास्ट में भ्रष्टाचार की कमी के लिए पंचायती राज संस्थाओं में सोशल ऑडिटिंग का प्रावधान किया गया। और राजस्थान जैसे स्टेट में लोकल ओम्बुड्समैन जैसे पद का गठन भी किया गया, ताकि स्थानीय स्तर पर होने वाले भ्रष्टाचार को या पंचायती राज संस्थाओं में होने वाले भ्रष्टाचार को कम किया जा सके। ये हमारा आज का वीडियो था। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। तो मेरा ये प्रयास है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाए, और आपका प्रयास ये होना चाहिए कि हो सकता है कि इसमें कुछ कमी हो तो आप उनमें अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। और इससे आगे आने वाले वीडियो में हम अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं जो नगरीय निकाय, उनकी हम बात करेंगे। धन्यवाद।